वो नहीं आएगा। Recording in आएगा तो progress. हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है वो। डिहाइड्रेशन प्रेफर करता है rather देन, ये जो डिहाइड्रेशन प्रेफर नहीं करता, ये प्रेफर करता है हाइड्रोलाइसिस। आई बात समझ में? तो तो ये जो है लिखा है, इसके लिए इसके लिए आपका एल आपका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव रहेगा। नहीं 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 नहीं, सुनिए बता रहे हैं। मैंने बताया था D2 स्ट्रॉन्गर पोलराइजिंग पावर, किसका बताए थे? पोलराइजिंग पावर ऑफ Mg2+। Mg2+, पावर ऑफ Mg2+, इट प्रेफर्स हाइड्रोलाइसिस। उसी हाइड्रोलाइसिस के चलते ये बना देता ऑक्साइड्स। अब बोलोगे कि सर हाइड्रोलाइसिस का रहता है हाइड्रोक्साइड आना चाहिए, लेकिन हाइड्रोक्साइड ग्रुप 2 का क्या होता है? ऑक्साइड में टूट जाता है हीट करने पे। आई बात समझ में? हम्म। अब कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या ट्रैप करेगा? हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाओगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ ही जाएगा वहां पे। अच्छा आई बात? अच्छा। तो इसीलिए एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है हाइड्रेटेड फॉर्म, उसको भी आप डिहाइड्रेट करने जाओगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आएगा। तो इसको डिहाइड्रेट करने के लिए क्या लेते हैं? डिहाइड्रेट करने के लिए क्या मेथड होता है? तो इसका प्रिपरेशन का मेथड ही डिफरेंट होता है, जिससे हम लोग डिहाइड्रेटेड सॉल्ट लाते हैं मैग्नीशियम का। ये पूछा था आपको वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग 2002 में, 22 में, कैसे अच्छा लाते अच्छा, हैं। आपने जो एक आपने और जो एक और एग्जांपल दिया था एग्जांपल दिया था CaCl2 डॉट CaCl2 सिक्स डॉट एच टू सिक्स का, एच टू का, इसके लिए इसके लिए Cl2+ का Cl2 प्लस का पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग कम है, पावर कम है, इसलिए इसलिए वो प्रेफर वो करता है प्रेफर आपका करता है आपका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस से। हाइड्रोलाइसिस से। हाँ, जैसे आप मान लीजिए आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का जब हाइड्रेटेड फॉर्म है आपका ये, अगर आपका एनहाइड्रस MgCl2 का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, वो आपको जब एस ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे। अच्छा। अच्छा, ठीक, वहां पे बताएंगे। अभी देखो ग्रुप 14 में, ग्रुप 13 में मैंने कहा बताया था, क्या क्या बताया था आपको? ग्रुप 13 में मैंने ये बता दिया था। ऑक्टोबोरिक हो गया ऑक्टोबोरिक था, हो गया था, डाइबोरेन डाइबोरेन और बोरेक्स। बोरेक्स, B2S6 का स्ट्रक्चर बता दिए थे, हम्म। केमिकल प्रॉपर्टीज बता दिए थे। केमिकल नहीं। केमिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी वाटर के साथ देखिए ना, वाटर के साथ आपका लिखे होंगे, ऑक्सीजन के साथ मैंने बताया होगा हाईली इन्फ्लेमेबल टॉक्सिक हाँ नेचर। हाँ, जी जी। जी जी, हाइड्रोलाइसिस भी बता दिए होंगे इसका, हाइड्रोलाइसिस भी बता दिए होंगे। ये किसके तरफ, अब मैंने किससे प्रिपरेशन करवाया था? तो मैंने बताया था ना कि बोरोन का कोई भी हैलाइड लो, लिथियम अल्मीनियम हाइड्रेट सोडियम बोराइड लो लो, उसी से रिएक्ट करके बनता है ये। बोरॉन बोरोन एनाइड्राइड। एनाइड्राइड। अब B2S6 का जो होता है ये क्या होता है? लुईस एसिड या लुईस बेस? लुईस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होता है ना, तो लुईस एसिड्स होता है ये। हम्म। और देखो लुईस एसिड्स होता है तो एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, कि अगर B2S6 को अगर रिएक्शन करवाएंगे ट्राइमेथाइलेमीन से, तो बताओ ट्राइमेथाइलेमीन जो होगा ये लुईस बेस होगा कि लुईस एसिड्स होगा? नाइट्रोजन पे लॉन पे है बेटा, ये लुईस बेस है। लुइस बेस। लुईस बेस। जैसे इसके जाओगे तो ये क्या होता है? BH3, और ये एडक्ट बना देता है किसके साथ? ये NMe3 के साथ। अब मैंने बोला था ये सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, मतलब B2S6 का जो स्ट्रक्चर होता है उसको सिमेट्रिकली क्लीव करता है। इसलिए देखो B2S6 दो यूनिट में BH3 में आ गया यहाँ पे। इसको बोलते हैं हम लोग एडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एडक्ट। एडक्ट, एडक्ट, एडक्ट। और ये जो एडक्ट होता है ये एडक्ट कोई कंपाउंड नहीं होता, ये 1:1 मिक्सचर है इसका। मतलब आप ये बोलोगे कि BH3 और ट्राइमेथाइलेमीन का ये 1:1 मिक्सचर है ही, क्योंकि लुईस एसिड लुईस बेस का जो इंट्रैक्शन होता है उससे कंपाउंड नहीं बनता है, तो इसको बोलते हैं एडक्ट। सिमिलरली आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या होता टू है? इज टू टू वन इज टू रेशियो है वन ना। रेशियो है ना? नहीं नहीं, इसका नहीं नहीं, इसके साथ 1:2 रेशियो है। लेकिन जब इसको क्लिप्ट कर दिए हम लोग BH3 के साथ, तो BH3 के साथ ये क्या होगा? 1:1 रेशियो रहेगा कि नहीं, बताइए? अच्छा। अच्छा, तो उसके रिस्पेक्ट में अब ये बता दो CO क्या होता है? CO लुईस एसिड या लुईस बेस? बेस। बेस, लुईस बेस। तो इसके साथ भी एडक्ट बना रहेगा कि नहीं? हाँ। हाँ, बताए थे या नहीं बताए थे ये? ये बताया तो है। ये बताया है, बताए थे। अब सीधा मैं एक लास्ट पार्ट इसका बता रहा हूँ, रिएक्शन विद अमोनिया NH3 के साथ।
देखो NH3 के साथ रिएक्शन क्या है बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखो। अगर आप B2H6 को 2NH3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, तो इसको 2 ले लो, इसको आप 3 ले लो, इसको 6 ले लो। बताइए रेशियो कितना है ये। हाफ हाफ। 1:2 रेशियो है, चेक करो। 1:2। वन हाँ। इज टू टू हाँ। 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 1:2 रेशियो है दोनों का। ये लो टेम्परेचर पे, ये कहाँ पे बता रहे हैं बताइए, लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे ये क्या बना था देखो। ये बना था BH2। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकली क्लिप्ड हो गए यहाँ पे। क्या रीजन होता है वो सब आपके लेवल का नहीं है। देखो क्या बनता है, सीधा एनसीईआरटी में जो दिया है वो बता रहा हूँ देखो। NH3, और यहाँ से आएगा आपका NH3, ये आएगा प्लस, और BH4 ये आ जाएगा माइनस। ये आयनिक सॉलिड होता है, याद रखोगे। लो टेम्परेचर पे दोनों कंबाइन करके क्या बनाता है, आयनिक सॉल्यूट। आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड। और उसी को अगर आप लोग हीट कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा देखो किसमें, B3N3H6। अब +12H2 गैस यहाँ से निकल जाएगा। बेटा ये जो कंपाउंड होता है ना, इसी को बोलते हैं बोराजीन। तो जब डाइबोरेन को रिएक्ट करवाओगे अमोनिया के साथ, तो हाई टेम्परेचर पे देगा बोराजीन, लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या बनाता है, आयनिक सॉलिड। सॉलिड। याद रखिएगा कि जब आपका डाइबोरेन रिएक्ट विद अमोनिया एट द हाई टेम्परेचर देन गिव द बोराजीन। रिएक्शन जब करेगा लो टेम्परेचर पे तो दे गिव द आयनिक सॉलिड। दिस टू इंपॉर्टेंट है, ये वेब सिस्टम का जो इंजीनियरिंग क्वेश्चन डालता है इससे। जेई मेन में भी दिखा दूंगा आपको। आप आयनिक सॉलिड एट द लो टेम्परेचर एंड बोराजीन एट द हाई टेम्परेचर। तो बोराजीन बहुत इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर होता है इसका, तो इसको लिख लो, ये इसको बोलते हैं हम लोग बोराजीन। ये इसी को बोलते हैं बोराजोल भी। यही होता है आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन। आपने देखा था रेजोनेंस जब स्टार्ट किए थे तो बेंजीन में 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड था कि नहीं। हाँ। हाँ। तो बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है, तो B3N3H6 को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो बोराजीन का। ये देखो, ये बोरोन होता है, ये नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पे दे देंगे हम लोग। एग्जैक्ट देखना बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर मैं लाऊंगा। देखो ये बेंजीन भी 6 मेंबर रिंग होता। हम्म। हम्म। और देखो नाइट्रोजन तो डोनर होगा, बोरोन क्या होगा, एक्सेप्टर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता है। इसलिए डोनर होगा, एक्सेप्टर होगा। अब बोरोन तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। देखो कैसा स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा दिख रहा है कि नहीं आपको। हाँ। हाँ। इस स्ट्रक्चर को अगर नहीं आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो मैंने बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक्सेप्टर पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस। प्लस। देखो मैं क्या किया, नॉर्मल बॉन्डिंग दिखा दिया यहाँ नहीं पे। नहीं, नहीं माइनस नहीं, माइनस। माइनस माइनस। एक्सेप्टर पे आता है माइनस, और डोनर हाँ। पे क्या आता है, प्लस। 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 देखो क्या होता है, इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा निगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा निगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा इलेक्ट्रॉन है। जा रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है नाइट्रोजन। हम्म। डोनर तो देखिए ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हम लोग इधर, तो इस पे पॉजिटिव दीजिए, इस पे निगेटिव दीजिए। हम्म। अब ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन खुद से सोचो कि स्ट्रक्चर तो सेम लाइक द बेंजीन होगा। हम्म। स्ट्रक्चर सेम लाइक बेंजीन होता है, ये तो क्या होता है कि प्लेनर होता है। प्लेनर लिक्विड होता है ये स्ट्रक्चर। लिक्विड होता है, प्लेनर लिक्विड होता है, प्लेनर होता है लिक्विड। और क्या होता है सुनो, बेंजीन लेस स्टेबल देन बेंजीन या मोर स्टेबल, लेस स्टेबल देन बेंजीन। बेंजीन में जो भी पाई बॉन्ड्स होता है वो किसके बीच में होता है, कार्बन कार्बन के बीच में। हाँ। हाँ।
नो इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का बहुत इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे बोरोन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कि नहीं, बताइए। नाइट्रोजन ज्यादा नाइट्रोजन ज्यादा है। तो इसीलिए क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मेटल क्या हो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, हाँ, इसीलिए इफेक्टिव ओवर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। बिटवीन बोरोन एंड नाइट्रोजन, तो बोरोन नाइट्रोजन में ड्यू टू द सिमेट्रिकल contribution of atomic orbital to form the molecular orbital, because bonding molecular orbital having the major lobe concentrated on the nitrogen and debonding molecular orbital major lobe concentrated on the boron, that make the unsymmetrical molecular orbital. That's why the no chance of effective delocalization like the benzene. बेंजीन में बहुत इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होता है, सिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन स्लॉट्स होता है, इसमें सिमेट्रिकल। ये भी प्लेनर होता है, लिक्विड होता है, लेस स्टेबल देन बेंजीन। बेंजीन स्टेबल होता है, इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, बेंजीन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सर कुछ आइडिया लगा। ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे। ये समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया आपका, बताइए। सर एक सर एरो एक का एरो का डिरेक्शन गलत है। डिरेक्शन गलत है। अच्छा, देख रहा हूँ, तो एरो को सही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे डोनर होना चाहिए, ये सही कर देता हूँ मैं। जी जी। चलिए, अब सही में आ गया ये स्ट्रक्चर। जी जी। जी जी। ये बोराजोन था, बोराजिल आपका, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन था, ये बता दिया आपको, राइट। फिर क्या होता है कि अगर आपने किया क्या कि बोरोन को देखो, अगर आपने B2H6 को रिएक्ट करवाया किससे, NH3 से, कभी कभी क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं हम लोग, ये कभी कभी बना देता है बोरोन नाइट्राइड भी, या ऐसा भी कर सकते हो, बोरोन होता है, इसको नाइट्रोजन से अगर कंबाइन करवाते हैं हम लोग हाई टेम्परेचर पे, ये भी बना देता है बोरोन नाइट्राइड। ये जो बोरोन नाइट्राइड होता है, ये बोरोन नाइट्राइड, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अगर आपको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलेगा तो किसको बोलेंगे आप। सर वो तो वो ब्रैकेट के ब्रैकेट नीचे के क्या लिखे हैं? नीचे क्या लिखे हैं। एक्स, एक्स लिए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए एक्स लिखिए। अच्छा। अच्छा। ये सब आपका क्या होता है कि इसका कोई डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होता, ये सब पॉलीमेरिक फॉर्म आता है ये। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका एक हाईलाइट करके बता रहा हूँ सीधा, कि जैसे बोरोन लिए आप नाइट्रोजन रखेंगे तो ऐसे ही रखेंगे, जैसे वहां पे बताए थे वैसे ही रहेगा ये सब। देखो अभी बॉन्डिंग है यहाँ पे, लेकिन अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब इधर बोरोन फिर दे देंगे, फिर इधर नाइट्रोजन दे देंगे, फिर इधर बोरोन दे देंगे, फिर नाइट्रोजन देंगे, मतलब ऐसे तो करके बॉन्डिंग रहता है ये। कहीं पे पाई बॉन्ड देंगे, फिर इधर पाई बॉन्ड आप एक्सटेंड कर देंगे, ऐसे करके कभी पाई बॉन्ड इधर से कंजुगेशन मान लो, इधर पाई बॉन्ड दिए, फिर इधर पाई बॉन्ड मैंने एक्सटेंड कर दिया, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है इसका। तो आप खुद से बताइए, इस तरह का जब स्ट्रक्चर देखोगे आप, आपको क्या लगता है ये। बहुत पॉलीमेरिक पॉलीमर। स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है कि एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स आएगा। पॉलीमर। पॉलीमर, याद रखिएगा, हैविंग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। और ये बहुत हार्ड होता है ये, मतलब बोरोन नाइट्राइड इतना हार्ड होता है बेटा, मैं बता रहा हूँ कि मेटलर्जी में जहाँ पे मोल्टेन मेटल आता है ना, जैसे आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है तो मोल्टेन स्टेज में आता है, तो बहुत सारे मेटल जो मोल्टेन फेज में आता है ना, तो बोरोन नाइट्राइड का एक कप होता है, बोरोन नाइट्राइड का कंटेनर में स्टोर करके लगते हैं, इसीलिए बहुत हीट रेजिस्टेंस होता है, बहुत स्टेबल होता है ये कंपाउंड सब। आपने देखा होगा, ये होता है बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, गुड। गुड। अब बोलोगे ये कैसे बैड कंडक्टर हो गए, इसके पास भी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बेटा यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए मॉलिक्यूलर मेटल सिमेट्रिकल नहीं होता है, इसलिए बैड गुड कंडक्टर नहीं होता ये। इसका स्ट्रक्चर ही डिलोकलाइजेशन ग्रेफाइट। कम है वो। कम है वो। आप बताइए, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था कि नहीं, बताइए। बहुत सारा हेक्सागोनल जो कि हेक्सागोनल था, तो वैसे इसका भी हेक्सागोनल ही स्ट्रक्चर होगा, इसलिए ग्रेफाइट की तरफ मैच कर रही है, लेकिन आप कुछ भी प्रॉपर्टी इसका ग्रेफाइट की तरफ मैच नहीं करता आपका। तो ग्रेफाइट क्या होता है आपका, हाईली फ्रेजाइल होता है वो,
आपका क्या होता है मेल्टिंग पर, आपने देखा था वहां पे कि वो क्या होता था उसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता, वीक होता था दो लेयर के बीच में, वेंडाबल्स। इसमें बहुत स्ट्रांग होता है सबका। तो कुछ आइडिया समझ में, ये बोरोनेटेड बोराजिन। अच्छा सर, अच्छा सर, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इधर में एक इधर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। नहीं नहीं, वो डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वही ना पाई बॉन्ड एडिशनल बना रहा है ना उसी के थ्रू। इसलिए नहीं, जितना भी तो आप नाइट्रोजन देख नाइट्रोजन रहे हो में यहाँ पे, पांच रहता है, रहता है, चार नहीं बना नहीं रहे हैं। बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नाइट्रोजन बोरोन जितना भी देख रहे हो बगल में नाइट्रोजन है, उसी के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रख रहा है वो, ऐसे ऐसे करके हो गए ये सब। ओ अच्छा। ओ अच्छा। इसलिए वो सब नहीं रख के ऐसे लेयर स्ट्रक्चर बता दिए। फिर देखो एक चीज बता रहा हूँ नोट करके, B2H6 react with, ये B2H6 gives number of borohydrides with MH। अब MH क्या होगा सुनो, सोडियम हाइड्राइड ले लो, या पोटेशियम हाइड्राइड ले लो, या रुबिडियम हाइड्राइड ले लो, उसके साथ क्या देता है ये, बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड। नहीं, लिथियम सोडियम ले लो, लिथियम हाइड्राइड ले लो, और किसके साथ ले लो, लिथियम हाइड्राइड ले लो आप, दो ही हाइड्राइड लीजिए, लिथियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड लीजिए, लिथियम हाइड्राइड और ये सोडियम हाइड्राइड, दोनों के साथ बनाता है बोरोहाइड्राइड। तो बोरोहाइड्राइड का मतलब क्या होता है सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है सुनो, इसमें बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपके पास लिथियम हाइड्राइड है और आपने B2H6 के साथ रिएक्शन करवाया हाई टेम्परेचर पे, ये देखो क्या बनेगा, लिथियम एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम ये देखो लिथियम बोरोहाइड्राइड बना देगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड BH3, ये 2 देंगे तो BH3 आ जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो Li प्लस होता है, BH4 क्या होता है ये, माइनस। इसका नेमिंग होता है लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट, बोरोन यहाँ पे 3 है तो 3 लिखते हैं हम लोग, ये नेमिंग होता है। तो लिथियम टेट्राहाइड्रोबोरेट होगा, ये क्या होगा आपका 3 होगा, टेट्राहाइड्रोबोरेट होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप ये चीज याद रखना है कि ये BH4 माइनस जो होता है ये आपने बनाया है इसका। सिमिलरली क्या होगा कि अगर आपने सोडियम हाइड्राइड के साथ कंबाइन करेंगे B2H6 को, ये भी बनाएगा आपका क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब बेटा सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो बोरोहाइड्राइड होता है, ये बोरोहाइड्राइड जो होता है आपका बोरोहाइड्राइड, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये सब होता है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब बोलोगे सर ये कहाँ पे काम होता है, देखो मैं एक बताता हूँ आपको। अब देखो ये क्या होगा, CH3CO और R अगर मैं लिए तो ये क्या एल्डिहाइड या कीटोन है, बताओ खुद से। कीटोन। कीटोन, कीटोन है। और जैसे इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड देते हैं हम लोग किसके प्रेजेंस में, तो इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो ये इसको रिड्यूस कर देता है किसमें, अल्कोहल में। देखो रिडक्शन हुआ कि नहीं यहाँ पे। तो इस तरह का आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब होता है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। इसका बहुत बड़ा केमिस्ट्री होता है, बहुत बड़ा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में देखना है कि बहुत स्पेसिफिक, अब बहुत यूनिक रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ये सब आपका। इसका देखना कि मैं आपको एक बताता हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये भी बहुत लाऊंगा मैं, इस बहुत यूनिक रिएजेंट होता है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये सब। ये सब आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, अभी नहीं, अभी सिर्फ याद रखना कि बोरेन क्या बनाता है, बोरोहाइड्राइड बनाता है। आई बात समझ में। सर वो क्या है, Li सर नहीं। वो क्या है, LiLH4 होता है इसका, इसको बोलते हैं लिथियम, ये LiAlH4।
आई बात समझ में? तो ये सब आपको अभी पढ़ाएंगे वहाँ पे, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप लोग। तो बताओ, ये था बोरोन फैमिली का, मैंने सारा कंपाउंड्स के बारे में बता दिया आपको। समझ में आई? ग्रुप 14 की तरफ चले हम लोग। हम्म। हम्म। ग्रुप 14 में देखो, ग्रुप 14 का कंपाउंड्स पढ़ाएंगे, लेकिन ग्रुप 14 मैंने केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ाया था, ये बताओ तो। रिएक्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ बताए होंगे, और हैलाइड। और हैलाइड, हैलोजन के साथ बताए होंगे। तो टेट्राहाइड और डाइहाइड का टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी बता दिए थे। हम्म। उसमें बताए होंगे कि लेड का +2 स्टेबल होता है कंपेयर टू +4 इनर्ट पेयर इनर्ट इफेक्ट। पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर जर्मेनियम का मैंने रखा होगा +4 का, हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगा ग्रेटर कंपेयर देन टू +2। ग्रेटर देन +2, बताए थे वो सब। हम्म। हम्म। फिर आपको ये भी बताए होंगे कि हैलाइड जब होता है टेट्राहाइड डाइहाइड, किसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होता था, वो सब बताए होंगे। हम्म। Cl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। हम्म। हम्म। ये सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए थे आपको। हम्म। हम्म। केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विथ वाटर लिखे थे, बता दिए थे। सही वो भी सही बताया सही होंगे, सही। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम बोले होंगे नहीं रिएक्ट करेगा। तीन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है। ये और बताए। ये बताया लेड नहीं करता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ये बताए। ये बताया, ये भी बता दिए थे। ऑक्साइड का नेचर भी बता दिए होंगे आपको। हम्म। SiO2 का मैंने स्ट्रक्चर बताया होगा। SiO2 मैंने बोला होगा किसके थ्रू अटैक होता है, तो HF और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम्म। हम्म। ये सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए थे। अब सिर्फ बता रहा हूँ मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक ही रिएक्शन आपका बचा हुआ है, वो रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेस। ठीक। हम्म। केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में सारा इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेक्चर आप देखिए वहाँ पे 2 जो दिए होंगे पी ब्लॉक का, उसमें होगा। तो लेक्चर 2 में मिलेगा। तो मैं एक ही बता रहा हूँ, रिएक्शन विद एसिड्स एंड अल्कली। देखो, सबसे पहले याद रखिएगा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnPb। आप एक लिखते हैं डायलूट, देखो एक लिखते हो डायलूट HCl, लिखते हो कि नहीं आप? हाँ। हाँ, डायलूट HCl है। और एच टू और एस ओ H2SO4, या डायलूट H2SO4 है आपका, या डायलूट H2SO4 लिया आपने। एक लेंगे आप डायलूट HNO3, एक लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3। आई बात समझ में? एल्कली। एल्कली। और लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लेंगे। सब बता रहे, अल्कली बाद में लेंगे, इसको पहले बता दीजिए। कार्बन किसी के साथ, ये डायलूट के साथ कार्बन सिलिकॉन कोई भी रिएक्ट नहीं करता, एक यही करता है, एक यही करता है। HCl के साथ, H2SO4 के साथ नहीं, वो तो वाइट प्रेसिपिटेट होता है वो। बता देता हूँ पहले, रुको। इसके साथ जाओगे तो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा। इसके साथ आएंगे तो ये करेगा, अब ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होता है ये। अब ऑक्सीडाइज हम्म। कर देगा। सिलिकॉन भी कर देगा, जर्मेनियम भी कर देता है। 3 पे जाएंगे तो इसको भी करेगा, लेड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रीजन क्या होता है? ड्यू टू पैसिव नेचर। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाता, नहीं कर पाता वो। आपने आपने एल्यूमिनियम के लिए भी एल्यूमिनियम के बोला लिए था। भी बोला था। तो वैसे ही लेड पे भी हो जाता है। अब थोड़ा रिएक्शन बताने दीजिए, उसके बाद मैं बेस के साथ बता दूंगा। देखो, जैसे आप टीन जाओगे, तो टीन पे अगर आपका सॉलिड है ये, और आपने डाइल्यूट एसिड दिया, क्या दिया आपने? डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl लिए, या डाइल्यूट आपने क्या लिया? H2SO4 लिया। जैसे इसको लेके जाओगे बेटा, ये जाएगा टीन SN2+ में, और रिप्लेस क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस। याद रखोगे? फिर से सुनो, टीन को जैसे डाइल्यूट HCl में लेके जाएंगे, डाइल्यूट H2SO4 में लेंगे, तो मेटल का काम ही होता है, मेटल ऑक्सीडाइज होता है एसिड में, और हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है कि नहीं?
जैसे आप सोडियम को एसिड में, जिंक को एसिड में लेके जाते हो तो जिंक सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है। जिंक को अगर HCl में लेके जाएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा। तो आप याद रखना कि एसिड में, डाइल्यूट एसिड में जैसे टीन को डालेंगे तो टीन SN2+ बनाएगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा। जी जी। ये याद रखिएगा। अब क्या होता है देखो, ये मैंने एक बताया किसके साथ, SN का बताया। इसी SN पे देखो, एक ही रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन क्या बता रहा हूँ सुनो। इसी SN पे, सॉलिड पे, अगर आपने HNO3 देंगे, लेकिन बेटा आप जो HNO3 लोगे वो क्या लोगे, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, अभी डाइल्यूट डाइल्यूट। डाइल्यूट लेंगे। डाइल्यूट जब लेंगे तो डाइल्यूट HNO3 भी जो होता है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वीक है। वीक होगा तो, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये आपका, मॉडरेटली रहता है ये, मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विदाउट इवोल्यूशन ऑफ गैस ये क्या करेगा सुनो, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इसको कन्वर्ट कर देगा SN2+ एक्वस में। खुद वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, NH4+ एक्वस में। अब फिर वहां से निकल जाएगा वाटर। वो रिएक्शन बैलेंस करोगे आ जाएगा। बोलोगे तो मैं रिएक्शन बैलेंस कर दूंगा, लेकिन समझ में कैसे करेंगे। रिएक्शन बैलेंस करना मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फैक्टर से लेके चलो। देखो मैं एक बता रहा हूँ, तीन का फैक्टर कितना होगा ना, मित्र बताओ। टू। हम्म टू तीन का टू फैक्टर 2 हो गए यहाँ पे। हम्म HNO3 का फैक्टर देखो, +5 से -3 जा रहा है कि नहीं वो। टू टू। नहीं नहीं, +5 से देखो, ये +5 से -3 जा रहा है कि नहीं। अच्छा माइनस एट फैक्टर 8 हो एट। गया। रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4 1:4। 1:4। फोर फोर। एसएन को फोर से कर देते हैं और एशियन थ्री को वन से। तो बताइए बैलेंस हो जाएगा कि नहीं, खुद से बताइए आप लोग। हम्म। आई बात समझ में, तो क्या हो जाएगा ये, इसका फैक्टर आपका हो जाएगा 2, इसका फैक्टर हो जाएगा आपका 8। तो हम्म 1:4 रेशियो आ गया, तो इधर 4 कर दीजिए आप। जैसे यहाँ पे 4 करेंगे तो देखो, नेट अब क्या करेंगे, बैलेंस करना फिर हाइड्रोजन। मैंने बताया था नाइट्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं, तो देखो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, इसको हटाओ अभी। बेटा ये बता दो, तीन बैलेंस है आपका, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस करना, ऑक्सीजन बैलेंस करना। ऑक्सीजन कितना है बताओ। तीन। 3। इधर कितना आपका, 0। तो मैंने बताया था 3H2O लेने के लिए वाटर में, हाँ। आपको बताया था 3H2O लेंगे तो वो हाइड्रोजन, अब चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं, चेक करो। नहीं है बैलेंस। नहीं है। अब बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर, हाइड्रोजन लाना पड़ेगा। हाइड्रोजन आप कहाँ डेफिशिएंट से साइड लाओगे, में। हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे। डेफिशिएंट साइड में डेफिशिएंट साइड इथेनॉल में ऐड कर लेंगे ऐड कर लेंगे, और उसके और अपोजिट उसको साइड में अपोजिट साइड जितने में नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ OH माइनस ऐड OH कर माइनस लेंगे। ऐड कर लेंगे। बस। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे जाएंगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 आपका देखो, नाइट्रोजन बैलेंस करना था, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, ये 3, 6 हाइड्रोजन, इधर कितना आपका 10। सीधा मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, अगर मैं आपको H प्लस टेन प्लस एच यहाँ प्लस। H+ लेंगे, तो H+ लेंगे, यहाँ पे वर्ड कीजिए। सीधा आप यहाँ पे करेक्ट, इसका नहीं बैलेंस होने का रीजन क्या मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे नहीं बैलेंस कर पा रहे हो रीजन, उसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एक चीज बट करना पड़ेगा आपको, देखो एन फैक्टर रखो। यहाँ पे बेटा इसको क्या करो ना, इसको जब आयनिक फॉर्म में रखे थे, इसको आयनिक फॉर्म से हटाओ पहले, इसको कन्वर्ट कर दो SN नाइट्राइट 2, ये एक्वस। अब बताओ बेटा, नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं। एक सेकंड एक सेकंड। दोनों साइड नाइट्रोजन बैलेंस रहने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। हम्म। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन कितना बैलेंस करेंगे बताइए। ऑक्सीजन थ्री का 9 हो गया, कितना हो थ्री। गया आपका 6, तो 3H2O दे देंगे। हाँ। देखिए अपने आप बैलेंस हो जाएगा, चेक कर लो। प्लस उधर प्लस सेवन। उधर 7 नहीं नहीं, कहीं पे कुछ रॉन्ग कर रहे होंगे, देखिए देखिए देखिएगा तो कहीं पे रॉन्ग क्या कर रहे हैं, देख चेक करना आप लोग। तो एक बार को ना बैलेंस करना, थोड़ा देखिएगा खुद से ही, टन बता दी। एन फैक्टर पे बेसिस पे बताए थे, उसी पे बैलेंस करना सीखते हैं आप लोग। तो 3 आपका जा रहा है +2 में, और नाइट्रेट जो था यहाँ पे 3 नाइट्रोजन था, ये +5 से सही गए थे कि नहीं, -3 में।
ये +3, इधर -3 सही था, तो 5 से 8 गए थे। इधर 1:4 गया था मैंने, 2:4, सॉरी 1:4, तो 4:1 कर लेंगे। 4:1 करेंगे, उसका नाइट्रोजन बैलेंस करना पहले मेरा टारगेट था। नाइट्रो नहीं नहीं, अरे यही तो रॉन्ग किए थे यार, पहले ही बोलना चाहिए था। नहीं देखो, ये 4 लिखा मैंने, यहाँ पे 4, 3 तो देना पड़ेगा ना आपको। 3 दोगे तो नाइट्रोजन कितना हो गया, चेक करो। आपका 8। आपका 8। 8 और एक 8 और 9। एक 9। 9। इधर क्या करेंगे आप, सीधा दे दीजिए यहाँ पे 9। 9। जैसे 9 देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चेक करो आप। 3। कितना नाइट्रोजन है, 27 उधर है ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना रहा आपका, 6, 24। तो कितना का डिफिशियंसी है, 3 का। हाँ 3:2 देंगे। अब देखो बैलेंस हो जाएगा, 4 10। बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, देखो। नहीं, अभी नहीं बैलेंस है। तो नाइट्रोजन कर कुछ लेंगे कर सर। लेंगे सर। नहीं नहीं, कर लीजिएगा, खुद से देखिएगा आप लोग। चलो, ये समझ में आया कैसे करेंगे, कैसे जाएगा, समझ में आया आपको ये। हम्म। तो क्या होगा, टीन रिएक्ट विथ dilute HNO3 without evolution of any gas, without releasing any gas या with releasing a gas, विदाउट। without। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई में पूछा हुआ है ये। अब देखो, टीन पे अगर आप क्या करेंगे, HNO3 लेंगे, लेकिन अभी होगा हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो फिर क्या होगा, सुनो। टीन पे अगर HNO3 लोगे हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, देखो SNO2 XH2O, ये सॉलिड होगा प्रेसिपिटेट। अब प्लस होगा आपका, क्या देखना है, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट करेगा, और होगा आपका NO गैस, ये रिलीज होगा। आप सर ये सब रिएक्शन, एक थोड़ा ये ऊपर थोड़ा जाएंगे, ऊपर किस जाएंगे, मिस हो किस गया। में होगा, रुकिए रुकिए, एक चीज बता रहा है आपको। जब आपको बोलेगा कि टीन को जब लोग कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ आप ट्रीट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं, ये जो होगा ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए। जैसे आपका ये आ जाएगा, तो ये आपका टीन किसके फॉर्म में आएगा, व्हाइट सॉलिड के फॉर्म में आएगा ये। और NO2 जो होता है, NO2 क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक गैस। पैर। पैरामैग्नेटिक गैस। हरकिरत, क्या प्रॉब्लम है आपका, क्या भेजे आपने। सर वो सर वो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का, अच्छा ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ आपका। अच्छा, बैलेंसिंग का 4 HNO3। हाँ सही है, आपका बैलेंस तो कर ही लिया, गुड। नहीं नहीं, एनो मत निकाल, ये आपका 3 में जाएंगे। किसके साथ आप दिखा रहे हैं, डाइल्यूट के साथ या किसके साथ। डाइल्यूट के साथ NH4+ आता बेटा, NO2 नहीं आता। अच्छा। अच्छा, NO2 नहीं आता, वो बैलेंस करके देखो, मैं क्लास के बाद बता, कंटेंट का लिखा कर दो तो क्लास में बैलेंस कर दूंगा उसको। सर कुछ सब वो अब कह अभी रहे थे विदाउट विदाउट रिलीजिंग एनी रिलीजिंग गैस ना। एनी गैस ना, नहीं 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 नहीं, वो बता दूंगा आपको। या इसका भी बैलेंसिंग मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे, जैसे आप टीन लेंगे, जैसे आपने टीन लिया, और टीन को जैसे आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 में जैसे टीन को दोगे, तो व्हाइट सॉलिड बना देता है वो, डिजॉल्व नहीं होता, व्हाइट सॉलिड। यहाँ पे टीन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +4 में है कि नहीं। हम्म। तो HNO3 का काम ही होता है टीन को ऑक्सीडाइज करना, किसमें, +4 में। और वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में आता है। और गैस कौन सा रिमूव होता है, NO। और NO के एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामैग्नेटिक गैस। तो एक बार IIT का क्वेश्चन पूछा था कि वेन एवर द टीन डिजॉल्व इन द कंसंट्रेटेड HNO3, they give unknown gas having the paramagnetic, give unknown gas, in that gas how many number of unpaired electron। आप बता दो वन। कौन सा गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है, NO। और उसमें बोल रहे थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इंटीजर टाइप में पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 1। वन। 1। बस, बैलेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं है, प्रोडक्ट क्या होता है ये पकड़ के रखो। बैलेंसिंग अगर करेंगे तो यहाँ पे HNO3 किस में जा रहा है आपका, +2, +3 से +5 से +2 में जा रहा है कि नहीं।
हम्म हम्म तो उसका एन फैक्टर कितना लोगे आप? 3 3 3। और 3 कहाँ जा रहा है? 4 4। अब खुद से देखो क्या हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो इसका 4 और 3 लेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा कि नहीं बैलेंस करेंगे तो? हम्म हम्म जैसे बैलेंस करेंगे तो देखो 4 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 3, ये कर देंगे हम लोग 4। और वाटर बैलेंस करेंगे तो कैसे, देखो इधर 4 वाटर है, इधर आप क्या करो x-2 वाटर दे दो तो देखो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं। देखो x-2 क्यों दिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना। हम्म तो हम्म 2 into 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइड कर दिया। तो देखो x वाटर ले रहे हो ना यहाँ से, इसी के ये 3 थ्रू आउट मल्टीप्लाई नहीं है। 3 आपका 3 मोल SnO2 है, x मोल आपका कौन है, वाटर। जब भी अच्छा फॉर्मूला लिखेंगे डॉट देंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 का मतलब होल मल्टीप्लाई नहीं। वो 3 को 3 मोल से बोल रहा है, SnO2 को 3 मोल बोल रहा है वो। हम्म हम्म आई बात समझ में? हाँ हाँ। 3 में कौन कौन डिजोल्व हो गया आपका? 3 डिजोल्व हो गया। लेड के साथ क्या था देखो, लेड सॉलिड को अगर आपने डाइल्यूट HNO3 देंगे, डाइल्यूट नहीं बोलते, मॉडरेटली कंसंट्रेटेड देना पड़ता है यहाँ पे। अगर HNO3 देंगे तो क्या क्या बनेगा देखो, मॉडरेटली कंसंट्रेटेड दोगे तो लेड का तो नाइट्रेट बनाता ही है, प्लस आपका यहाँ पे गैस क्या होगा, NO2 NO गैस, प्लस आप H2O लोगे तो बैलेंस कर लोगे खुद से। हम्म। यहाँ भी कौन सा गैस आएगा, एनो एनो। NO। लेस रिएक्टिव मेटल जितना भी होता है ना, टीन लेड सिल्वर, ये सब लेस रिएक्टिव मेटल होता है। बेटा लेस रिएक्टिव मेटल पे मॉडरेटली कंसंट्रेटेड HNO3 देते हैं तो NO गैस आता है, N2O नहीं है, NO2 नहीं आता। से बोलेगा से तो बोला हाई जाता है हाई हाई मेटल्स के साथ। मेटल्स के साथ। वो हैवी एक्टिव मेटल के साथ। तो बताइए, कर लेंगे। अब देखिए, नोट करके एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। जैसे कहीं भी आपका Pb2+ एक्वा सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल सॉल्ट क्या क्या हो सकता है बताइए, सॉल्युबल सॉल्ट जो होगा वो क्या क्या हो सकता है देखिए। एक होता है लेड एसीटेट, क्या होता है, लेड एसीटेट, ये एक सॉल्युबल होता है। और लेड नाइट्रेट ये सॉल्युबल होता है। मतलब कि लेड का जब स्टडी करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में Pb2+ का, तब लेड सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, लेड क्रोमेट का सॉल्यूशन नहीं होता, लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन नहीं होता है। लेड क्लोराइड, लेड सल्फेट, लेड का मैक्सिमम सॉल्ट आपके इनसॉल्युबल होता है। दो सॉल्ट आप याद रखना, लेड एसीटेट और लेड नाइट्रेट। जब स्टडी करोगे, जब ग्रुप थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, तो देखना लेड एसीटेट और लेड नाइट्रेट लेके ही हम लोग वर्क करेंगे। आई बात समझ में? हम्म। और ये जो देखते हो लेड एसीटेट जो होता है, ये लेड एसीटेट, पीबी, लेड सल्फेट जो होता है ना वो इनसॉल्युबल होता है। लेकिन उसी को एसिटिक एसिड में लेके जाओगे सॉल्यूशन में तो डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि लेड एसीटेट बनाता है वो। याद रखेंगे। हाँ हाँ। और देखो और क्या, रिएक्शन में तो कल ही जाते हैं हम लोग। अल्कली के साथ जाओगे तो आपका क्या क्या होगा देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, Pb। एक होगा आपका डाइल्यूट HNO, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक लेंगे आप कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट HNO, सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, कोई रिएक्ट ही नहीं करता ये सब। ये करता, ये भी करेगा। ये कंसंट्रेटेड पे जाएंगे तो ये तो नहीं करेगा, ये कर लेता, ये भी करता, ये भी करता है, ये भी करता है। तो बताओ कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन कौन सा रिएक्ट किया, कौन कौन किया? SiG SiG, SiPb। SiPb। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको, देखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, देखिएगा। और मैं बता रहा हूँ आपके लिए, सबसे पहले बता रहा हूँ टीन के लिए। टीन के लिए, टीन को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में लेके जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो सबसे पहले बनाता है क्या यहाँ पे,
जब ये क्या लेंगे, डाइल्यूट लेंगे, कोल्ड लेंगे, ये बनाता है आपका Na2SNO2, अब प्लस आपका रिलीज कर देगा ये हाइड्रोजन। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे वाटर इधर लेना पड़ेगा आपको, फिर याद रखना ये बनाता है। यहाँ पे टीन होता है +2 में। ये जो सॉल्यूशन देखते हो इसमें एक्चुअली ये रहता है कि इसमें टीन देखो, ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऐसे रहता है। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे कैसे होता है देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है Na2SnOH4। बताओ तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3। याद रखेंगे किसमें होता है बेसिक सॉल्यूशन में ये। सर सर SiOH SiOH होल फॉर्म में भी होल वो फॉर्म में भी वो sp3 आता है। एसिड किया था। और और जैसे A होल फॉर्म में भी। होल फॉर्म में भी, रुकिए बता रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपका लेंगे, हॉट एंड कंसंट्रेटेड अगर लेंगे हम लोग, किसका लिए बताइए, अल्कली को, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिएगा, इसमें ये बनेगा आपका Na2SnO3 प्लस हाइड्रोजन आता है। ये जो स्टेनस, ये स्टेनिक बना, बताओ, सोडियम स्टेनेट बोलते हैं इसको हम लोग, स्टेनिक बना। इसमें जब जाओगे तो ये किस में रहता है देखो, ये Na2SnOH6। अब बताओ यहाँ पे तीन कौन सा स्टेट में, 4 या 2 में, 4 में, याद रखोगे किसमें जाता है ये, 4 या 2 में, 4 में। अब एक चीज क्या याद रखना देखो, सर ये सर ये अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम रेंज की तरह रेंज है। की तरह है। एल्युमिनियम की तरह करता है, एम्फोटेरिक नेचर तो होता ही इसका भी। अच्छा देखिए, हाँ अच्छा हाँ। हाँ, SN4+ है ये। आज ऐसे बेसिक सोल्यूशन में जाता है ये OH-, ये कन्वर्ट किस में होता है देखिएगा, SnOH6, और ये 2-। अब क्या होता है देखो, अगर आप एसिड दोगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा ये, क्या? क्या, एसिड देंगे, एडिशन ऑफ एसिड करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड। इन एसिड सॉल्यूशन देखो, अच्छा नहीं चलिए फॉरवर्ड, क्योंकि वही फॉरवर्ड, चीजें क्योंकि इसको वही खा चीजें लेगा। इसको खा लेगा। एसिडिक सॉल्यूशन जाएंगे तो क्या जाएगा, OH- को कंज्यूम कर लेगा तो बैकवर्ड चला हाँ जाएगा कि नहीं हाँ। बताइए। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा बताइए, एक मिनट। लेफ्ट या राइट में। देखो H+ दोगे तो OH- को तो कंज्यूम कर लेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा कि नहीं। हाँ हाँ। और बेसिक सॉल्यूशन जब जाएंगे लेके, इन बेसिक सॉल्यूशन में, तो बेसिक सॉल्यूशन में तो कॉमन एन इफेक्ट होगा। तब फॉरवर्ड। तब फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, राइट या लेफ्ट, राइट राइट। राइट। आप बता दो, 3+4 का अगर बेसिक सॉल्यूशन लेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लोगे, DsP3D2 लोगे कि नहीं आप। हम्म तो आप हम्म। याद रखेंगे कि टीन किस में डिजोल्व होता है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड अल्कली लोगे तो क्या देगा, +4 का हाइड्रोक्साइड या +2 का, +4 का हाइड्रोक्साइड, और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो +2 का, याद रखोगे, ये टीन का था। सर एक सेकंड तो। चलिए एक सेकंड तो नोट करके एक चीज लिख ली है। अब एक चीज बता रहा हूं आपको, ये था आपका किसके साथ रिएक्शन था ये, टीन का। और एक चीज बता देता हूँ आपको लेड के बारे में, लेड के बारे में क्या क्या बताए थे, कौन कौन से साल पे स्टडी करते हो लेड के बारे में, लेड एसीटेट और लेड नाइट्रेट। जी सर हो गया। जी सर हो गया। देखिए आपको बता रहा हूँ आपको, देखिए एक होता है टेस्ट फॉर Pb2+ का, ये Pb2+ कहाँ से आएगा, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन से। इसमें बेटा जैसे डाइल्यूट HCl देते हो ना,
PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। कैसा प्रेसिपिटेट होता है ये? वाइट वाइट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये सॉल्युबल इन हॉट वाटर में भी सॉल्युबल हो जाता है ये, एंड कंसंट्रेटेड HCl में भी डिजॉल्व हो जाता है ये। अगर कहीं भी प्रेसिपिटेट आया कंसंट्रेटेड HCl में अगर डिजॉल्व हो जाएगा, या तो AgCl होगा या तो PbCl2 होगा। हॉट वाटर में अगर डिजॉल्व हो गया तो वो PbCl2 ही होगा, AgCl नहीं हो सकता। आई बात समझ में? ठीक देखो, ठीक। अगर आपके पास PbCl2 है, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट है, और आपने 2Cl माइनस दिया, कहाँ से? ये कंसंट्रेटेड HCl HCl से। ये HCl। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देता है PbCl4 2 माइनस, सॉल्युबल होता है ये। याद रखोगे? फिर देखो, अगर आप कहीं भी Pb2+ लोगे एक्वस सॉल्यूशन में, और 2 आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन अगर पोटेशियम आयोडाइड से लिए, ये बना देता है PbI2 सॉलिड। ये येलो प्रेसिपिटेट होता है ये होता है सॉल्युबल किस में? एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड में डिजॉल्व हो जाता है। ऐसे होता है, देखो, PbI2 को अगर एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड में लेके जाओगे, ये भी कन्वर्ट होता है PbI4 2 माइनस, ये भी होता है आपका सॉल्युबल। तो आपने देखा होगा स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पढ़ाए थे कि नहीं, याद करो। हम्म हम्म। तो PbCl2 सब PbI2 सब क्या होता था? स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। लेकिन एक्सेस अगर पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, एक्सेस अगर कंसंट्रेटेड HCl ले लेंगे, तो फिर क्या होता है? ये सब डिजॉल्व हो जाता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स। और इस कम्प्लेक्स को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेट्रा आयोडो। टेट्रा आयोडो, इसको कम्प्लेक्स को बोलते हैं टेट्रा आयोडो। आई बात समझ में? जब PbCl को 2 PbCl को माइनस 2 सोल्यूबल माइनस इन द सोल्यूबल इन द कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl। नहीं नहीं, फिर से बताइए। PbCl को 2 PbCl4 माइनस माइनस सोल्यूबल है सोल्यूबल है कंसंट्रेटेड HCl कंसंट्रेटेड में। HCl में। नहीं नहीं, पीबी इसको बोलते हैं टेट्रा आयोडो प्लम्बेट। प्लम्बेट से ये टू वाला से नहीं, ये वाला नहीं, टेट्राक्लोरोप्लम। टेट्राक्लोरोप्लम्बेट इसमें, इसका। हाँ हाँ। हाँ ये हाँ, सोल्यूबल ये है सोल्यूबल है कंसंट्रेटेड HCl कंसंट्रेटेड में। HCl में। कंसंट्रेटेड HCl में डिजॉल्व हो जाता है वो। ये डिजॉल्व हो जाता है जैसे Pb2+ का कोई नाइट्रेट है, उसमें पोटेशियम हाइड्रेट दोगे फ्यू ड्रॉप, तो वो येलो प्रेसिपिटेट देगा। और एक्सेस पोटेशियम हाइड्रेट दे दोगे तो डिजॉल्व हेलीगल। हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा जो ऐसा जो रिएक्शन लोग रिएक्शन लोग NaOH के लिए NaOH देख के रहे लिए हैं, देख वो रहे हैं, क्या वो क्या बाकी सब बाकी सब स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्ट्रॉन्ग एंड एल्कली वीक के लिए भी एल्कली के होगा? लिए भी होगा? यानी फिर से बताइए, किसके पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बोल रहे हैं आप? मतलब सोडियम मतलब हाइड्रोक्साइड सोडियम तो हाइड्रोक्साइड पढ़ है, तो पढ़ है, तो वो मतलब वो कोई और मतलब कोई और अगर अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली ले स्ट्रॉन्ग लूं, एल्कली ले लूं, जैसे KOH जैसे ले लूं, KOH ले लूं, ले सकते हैं, वही वही एक ही बनेगा। और वीक और एल्कली वीक ले लूं तो एल्कली ले लूं तो LaOH। LaOH। नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मत लीजिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये Pb2+ का सॉल्यूशन है, और उसमें अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोगे, तो व्हाइट जेलेटिनस आपका प्रेसिपिटेट देगा, जो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व हो जाता है। ठीक आई बात ठीक। समझ में? तो ये सब पढ़ाएंगे आगे, अभी छोड़ दो, इतना ही पे रखो इसको। ये समझ में आया आपको? और देखो और एक याद रखना है, SnCl4, ये 5s2O सॉलिड जो होते हैं, इसको बटर ऑफ टीन बोलते हैं ये। आप बता दो, ये किसके तरफ? ये SnCl4+ 5s2O। अब आते हैं SnCl2, ये रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं है? हम्म आप Pb+4 क्या बोले थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला था आपको। हम्म। तो वो आप याद रखिएगा। तो कुछ आइडिया लगा यहाँ पे अल्कली के साथ रिएक्शन में? वो वो सॉलिड लिखा ना। सॉलिड लिखा ना। हम्म। अच्छा। अच्छा, बटर टीन है वो, सॉलिड है वो। अब हम्म देखिए, एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। अब सबसे पहले मैं कंपाउंड बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसके बारे में कुछ ही कंपाउंड आपको बचा हुआ है यहाँ पे।
सबसे पहले लिख लीजिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप बताओ, आप तो जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा ये सब कुछ। हम्म। तो ये क्या होता है कि इसका बहुत सिंपल टॉपिक है, ये प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन करेंगे कार्बन प्लस डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी ऑक्सीजन ऑफ विल ऑक्सीजन बर्न। फ्रॉम कोक, कोक से कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, बताइए। हाँ। हाँ, कार्बन अगर सॉलिड होगा उस पर अगर इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए। कार्बन सीओ मोनोऑक्साइड। गैस में, सीओ गैस में। हाँ। हाँ, आप बताइए, अगर आपने देखा होगा कि रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक रहता है, अगर रेड हॉट, ये रेड हॉट कोक अगर आता है, रेड हॉट कोक, और उस पे अगर हम लोग हाफ ओ टू देते, ये सीओ के देते हैं, सीओ टू गैस, इसमें कन्वर्ट होता है, याद करो, टू सीओ गैस, बताए थे ये सब। लार्ज स्केल कहाँ से बनाएंगे, देखो, फ्रॉम कोक एंड स्टीम। लार्ज स्केल किसे बनाएंगे, बताइए। कोक एंड कोक स्टीम। एंड स्टीम कॉमर्शियल मेथड होता है ये, लार्ज स्केल जहाँ भी लिखा है उसका मतलब होता है कॉमर्शियल स्केल। तो कॉमर्शियली जब बनाते हैं हम लोग, तो ये बनाते हैं हम लोग फ्रॉम कोक एंड स्टीम। तो स्टीम क्या लेंगे आप बताइए, वाटर का। तो देखो क्या होता है, रेड हॉट आप कोक ले लो, इस पे क्या करो, देखो यहाँ पे वाटर गैस मैंने दे दिया, देखो यहाँ पे वाटर गैस दे दिया। इसको कुछ कैटलिस्ट ले लेंगे हम लोग, निकेल एज एक 1273 केल्विन टेम्परेचर ले लिए, देख रहे हो, हाई टेम्परेचर, और निकेल एज ए कैटलिस्ट मैंने ले लिया। इसका काम ही होता है कि इसको कन्वर्ट करना सीओ गैस में अब प्लस हाइड्रोजन गैस में। अब बेटा ये सीओ हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सर होता है ना, इसको वाटर गैस बोलते हैं हम लोग। अब तो दोनों गैस का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा कि डिफरेंट होगा, डिफरेंट। डिफरेंट। तो डिफ्यूजन टेक्निक के थ्रू दोनों को सेपरेट कर देते हैं हम लोग। डिस्टिलेशन अब से। डिस्टिलेशन से, हाँ डिस्टिलेशन, नहीं नहीं, एक होता है आपका सक्सेसिव, आपका डिफ्यूजन कराते कराते दोनों को अलग कर देते हैं। एक होता है कि लिक्विफाई कर देंगे, तो लिक्विफाई जली किसका होगा, सीओ का। हाइड्रोजन आपका जली लिक्विफाई नहीं होगा, सेपरेट कर देंगे हम लोग। हाइड्रोजन परमानेंट हाइड्रोजन गैस। परमानेंट। तो ये जो आपका होता है इसी को बोलते हैं लोग वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसको, बताइए। वाटर गैस, या इसी को बोलते हैं सिंथेसिस गैस भी। सिंथेसिस गैस या सिन गैस इसी को बोलते हैं हम लोग। ये सब इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है, ये सब क्या होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है बेटा। जी। जी। वाटर गैस, सिंथेसिस गैस अगर बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, सीओ प्लस हाइड्रोजन के मिक्सर को। हम्म। और देखो क्या होता है, अगर आपने कार्बन सॉलिड को एयर के थ्रू, अगर आपने एयर के साथ अगर रिएक्ट करवाया, एयर में क्या था, ऑक्सीजन होता, नाइट्रोजन होता। हाँ। हाँ, एयर के साथ जैसे हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीओ प्लस नाइट्रोजन में, इसको बोलते प्रोड्यूसर गैस। अगर आपसे प्रोड्यूसर गैस बोलेगा तो कौन सा गैस बोलेंगे आप, सीओ मिक्सर ऑफ टू। सीओ प्लस एन टू। और वाटर गैस या सिन गैस बोलेगा तो किसका बोलेंगे, मिक्सर ऑफ सीओ सीओ प्लस प्लस हाइड्रोजन। H2। आई बात समझ में। और ये जो होता है आपका वाटर गैस, ये सब क्या होता है, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपसे बोलेगा वाटर गैस, तो वाटर गैस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वाटर गैस हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द दिस गैस स्टीम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर गैस। सीओ प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूसर गैस क्या था, तो ये याद रखिएगा, सीओ प्लस नाइट्रोजन। अब बेटा क्या होगा, यूज्ड एज इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। याद रखोगे कहाँ पे यूज होता है ये। चलो, तो ये कार्बन ऑक्साइड का अब प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। बताओ, न्यूट्रल ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड। इसी के साथ रिएक्ट करता है ये एज एसिड बेस, नो। कलरलेस होता है, ये कलर होता है, कलरलेस। कलरलेस।
कलरलेस, स्मेल भी नहीं होता, बट इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, जब भी बर्न करता है ये ब्लू फ्लेम के साथ। सर ये क्या सर ये क्या इसलिए उसमें वो उसमें वो आपने वो अपने वो रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग वो बोला का वो था। बोला था। नहीं नहीं, बता रहे हैं, ये रिड्यूसिंग किसके तरह होता है, ब्लू फ्लेम की तरह होता है ये। हाँ और आपने क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये किसके तरह बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट। आप कैसे होता है देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा देखिएगा। मेटलर्जी में जब आयरन ऑक्साइड से जब आयरन लाते हैं हम लोग, तो वहां पे क्या लेते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड देके हीट कर देते हैं। ये आयरन का सॉलिड आ जाएगा और प्लस 3 CO2 गैस आ जाएगा। आपने देखा यहाँ पे, आप खुद से देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, चेक करो, रिड्यूसिंग एजेंट्स। फिर क्या होता है, जिंक सॉलिड होता है ये। अगर आप यहाँ पे कार्बन गैस ले लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड हीट करोगे, ये हीट करना पड़ता है आपका कितना पे, तो ये हीट करना पड़ेगा आपको नियरली 1400 डिग्री सेल्सियस पे। आयरन ऑक्साइड के साथ हीट करना पड़ता है आपका अप्रोक्सीमेटली 700 800 केल्विन पे जाके 1070 1017 ये 73 केल्विन टेम्परेचर, जहाँ पे ये आपको बताएंगे मेटलर्जी में एक लिंगम डायग्राम होता है, उसके थ्रू आप याद रखो अभी कि ये सब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको कैटेगरी बोला जाता है पैरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल्स एट हाई टेम्परेचर। इफ योर मेटलर्जी प्रोसेस यूजिंग द हाई टेम्परेचर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो उसको बोलते हैं हम लोग पायरोमेटलर्जी। अब पायरोमेटलर्जी में सबसे जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कोक और सीओ होता है। इससे क्या आएगा सीओ आपका, और क्या? सीओ और क्या, सीओ प्लस कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आता है, कोक भी आता है उसमें। ठीक चलिए, रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बताइए आप लोग। रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। देखो, ये क्या होता है, एक लिगैंड की तरह वर्क करता है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होता है, क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड किसको बोलते हैं वो बताएंगे आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होता है। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के मतलब होता है, इसीलिए क्या होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ये। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, निकेल होता है ये। निकेल को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के साथ हीट करोगे, ये बना देगा निकेल कार्बोनाइल। ये भी क्या होता है, वोलाटाइल होता है, ये भी वोलाटाइल होता है। इसी प्रोसेस के थ्रू निकेल का प्यूरिफिकेशन भी करते हैं हम लोग। निकेल इम्प्योर होता है, दैट कंटेन द इम्प्योरिटीज हैविंग नॉन वोलाटाइल। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको हम लोग हीट करते हैं, वोलाटाइल के फॉर्म उसको निकाल लिए, फिर हाई टेम्परेचर पे जाके उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसको वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते हैं। जो मेटलर्जी में पढ़ना वो जे एडवांस के लिए पढ़ाएंगे आपको। ये लिखिएगा, निकेल कार्बन के साथ निकेल कार्बोनाइल बनाता है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है, ये भी फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कि लेस स्टेबल, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। निकेल के साथ तो बहुत स्टेबल बनाता है। रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए मेटलर्जी में इसका हम लोग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। ये कुछ आइडिया लगेगा, समझ में आया ये सीओ का। सर थोड़ा नीचे सर थोड़ा आएंगे। नीचे आएंगे। हाँ एक हाँ सेकंड। एक सेकंड। सर ये सब सर कुछ ये सब कुछ सिर्फ ऑक्सीजन में हो रहा ऑक्सीजन है। में हो रहा है। कर सर ली वो समझ में आ गई। सर वो वेपर सर वो लिखा है। वेपर लिखा है। हाँ वेपर फेज में लिखिए, वेपर फेज में लिखिए, वेपर फेज में आता है ये। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, वोलेटाइल होता है ये, वेपर फेज में आता है ये। चलिए समझ में आई ये। और लैब में कैसे बनाते हैं सीओ पता है, प्रिपरेशन ऑफ लैब में वो मिस कर गया था वहाँ पे। लैब प्रिपरेशन ऑफ किसका, सीओ। लाइगेंड क्या था? लाइगेंड क्या था, लैब मेथड होता है, लैब मेथड लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं हम लोग। नहीं सर नहीं सर, लाइगेंड। लाइगेंड, लाइगेंड होता है वो कोऑर्डिनेट करता है मेटल सेंटर के थ्रू। लुईस बेस होता है वो सब। फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड से लाते हैं हम लोग बाय यूजिंग concentrated H2SO4 at 323 केल्विन टेम्परेचर। कैसे लाते हैं? देखो, ये रिएक्शन थोड़ा याद रखना है, ये
नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इस पे, अब तो हट गई है सिलेबस से। जैसे फॉर्मिक एसिड्स होता है, फॉर्मिक एसिड को जैसे आप फीड करोगे कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर से। अब बताइए कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होता है। ये इसको कन्वर्ट करेगा सीओ गैस में, और प्लस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया वो। याद रखेंगे फॉर्मिक एसिड के साथ। ऑक्जेलिक एसिड को जब हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं हम लोग किसके साथ, फिर कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर से। तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा सीओ गैस में, CO2 गैस में, और फिर वाटर अपना एब्जॉर्ब कर लिया। आपको याद क्या रखना है कि फॉर्मिक एसिड के साथ फॉर्मिक एसिड है ये, फॉर्मिक एसिड के साथ ये ऑक्जेलिक एसिड सही है, फॉर्मिक एसिड के साथ ऑक्जेलिक एसिड के साथ H2O4 का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या क्या बनता है, याद रखोगे? CO हम्म। प्लस H2O। ये याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं इसमें, ट्रिक नहीं होता कुछ। मैलोनिक एसिड के साथ जाते हैं तो कार्बन सब ऑक्साइड आ जाता है। चलिए समझ में आया यहाँ तक? इस इस चलिए एक सेकंड। अब आइए CO2 पे, तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे बताइए। कौन से हो गया? कौन से हो गया? फ्रॉम लाइमस्टोन से करते हैं कि नहीं बताइए, लार्ज स्केल पे। हम्म। लाइमस्टोन क्या होता है? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन। कैल्शियम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3। CaCO3। हम्म। जैसे एक स्विच कर देते कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका क्या मिलेगा, CO2। ये कैल्सिनेशन है ना? कैल्सिनेशन है ना? कैल्सिनेशन नहीं होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, लाइमस्टोन से बनाते हैं हम लोग। लाइमस्टोन का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, उसी के थ्रू लाते हैं हम लोग। हम्म। लैब में अगर बनाते हो तो किससे बनाते हैं, स्मॉल स्केल पे जाएंगे हम लोग, लैब मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग। लैब मेथड बोलता है कि अगर कहीं भी कार्बोनेट सॉल्ट्स होता है, और कार्बोनेट सॉल्ट पे अगर डाइल्यूट एसिड अगर आपने दे दिया, तो वो हमेशा क्या रिलीज कर देगा, CO2। CO2। कुछ नहीं होता है, टेस्ट होता है एक सॉल्ट का। अगर आपको सॉल्ट देंगे ना, और सॉल्ट को ऐसे पकड़ो, और ये जो फिंगर लाइन होता है, अगर सॉल्ट आ गया उसमें, कलरलेस होता है, व्हाइट सॉल्ट होता है कार्बोनेट का। अगर फिंगर लाइन में आ जाता है ना, तब पता चल जाए कार्बोनेट का सॉल्ट है। और जैसे उसमें डाइल्यूट HCl दोगे ना, तो CO2 आएगा, फिजिंग होगा, ब्रेस्ट के परबसेंस बोलते हैं उसको हम लोग, टेस्ट ट्यूब में लेके करोगे तो। अब फिर उसी फिजिंग को अगर लेके लाइम वाटर में लेके चले जाओगे ना, तो लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की, मिल्की। मिल्की। और उसी में एक्सेस CO2 जाएंगे तो मिल्की कलर डिसअपियर। तो वही तो टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट किसके लिए, CO2 के लिए। वो जो सॉलिड वो फॉर्म होता है सॉलिड वो फॉर्म होता है डिसॉल्व हो वो जाता डिसॉल्व है। हो जाता है। आई बात समझ में? हाँ। हाँ। तो कार्बोनेट के सॉल्ट में जैसे डाइल्यूट HCl देंगे तो क्या मिलेगा आपको, CO2। याद रखेंगे। अब वही सो सेकंड वाला क्या सेकेंड लिखा वाला था? क्या लिखा है? सेकेंड वाला क्या, टेस्ट का? हाँ सो एक हाँ, सेकंड। एक लैब मेथड होता है, कार्बोनेट सॉल्ट्स बनाते हैं हम लोग। कार्बोनेट का सॉल्ट बताएंगे, बहुत सारे सॉल्ट बताएंगे, जिसमें CO2 आता है, कहीं पे H2S आता है, कहीं पे SO2 आता है, डाइल्यूट HCl लेके, डाइल्यूट H2SO4 लेके, कहीं पे कंसंट्रेटेड H2SO4 से आता है, ब्रोमीन क्लोरीन सब, जी। HCl आता है, क्लोरीन नहीं आता कभी, वो सब बताएंगे आपको। अब ये जो प्रॉपर्टीज ली, इसमें प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखिएगा, कलरलेस होता है कि नहीं, ये भी हाँ। हाँ, कुछ ऑर्डर तो नहीं कोरल। होता, ऑर्डरलेस होता है। लेकिन एसिडिक ऑक्साइड होता है कि नहीं, एसिडिक ऑक्साइड होता ही है। कार्बोनिक एसिड फॉर्म कार्बोनिक कर एसिड देता है। फॉर्म करता है ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड अगर होगा, अगर इसको मान लीजिए हम लोग CO2 को अगर वाटर में लेके चले जाएंगे, तो वाटर में क्या बना देगा ये, कार्बोनिक एसिड्स। हाँ। हाँ। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड डाइबेसिक एसिड होता है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक। डाई। डाई। वाटर लिक्विड के साथ जैसे उसको लेके जाओगे तो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अब प्लस क्या बनेगा, H3O प्लस एक्वस। और फिर देखो ये बाइकार्बोनेट जो होता है वो फर्दर डिसोसिएट कर सकता है कि नहीं,
वो भी करता है फर्दर, ये कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें कार्बोनेट में, अब प्लस क्या हो जाएगा H3O प्लस। अगर आपको बोलेगा CO2 के वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, CO2 को अगर वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या क्या मिलेगा सुनो, अनडिजोल्व CO2 मिलेगा, कार्बोनिक एसिड मिलेगा, बाइकार्बोनेट मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा, ये सब स्पीसीज मिलेगा। आई बात समझ में क्या मिलेगा। सर क्या? अगर मान लो कि आपके कंटेनर है यहाँ पे, ये तो बहुत सिंपल थ्योरी है, देखिए अगर आपके पास कंटेनर है यहाँ पे और इसमें अगर आपने यहाँ पे सील करके, अगर यहाँ पे मान लो वाटर है, ये वाटर का लेवल है, मान लीजिए ये वाटर का लेवल है, ये वाटर है, और इसमें यहाँ पे कुछ CO2 आपने डिजोल्व कर दिया। CO2 इन एक्वस सोल्यूशन जो होगा वो क्या क्या रखेगा बताओ, CO2 रखेगा, कार्बोनिक एसिड भी रखेगा, बाइकार्बोनेट रखेगा, कार्बोनेट, तीनों रहेगा कि नहीं, ये सब चारों का चारों स्पीसीज। हाँ हाँ। वही बोला था, एक बार आईडी में क्वेश्चन पूछ दिया था कौन कौन सा रहा था उसके एक्वस सोल्यूशन में, पूरा एनसीईआरटी पे कर लेंगे। अब ब्लड बफर बताए थे कि नहीं, आपको याद करो, ब्लड बफर किसका होता है, कार्बोनिक एच एसिड है, एच बाइकार्बोनेट का था कि नहीं, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का था कि नहीं आपका, हम्म। और कितना पीएच मेंटेन करता था, 7.4 7 अप्रोक्सीमेटली। 7.4। पीएच हम्म मेंटेन करता है कि नहीं, इतना करिए। हम्म हम्म। ब्लड बफर होता है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, तो कुछ आइडिया लगा CO2 के बारे में। हाँ हाँ। और कुछ नहीं पढ़ाएंगे इसके बारे में, और जाके पढ़ो खुद से, ये सब और कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं। अब जो एक पढ़ाने वाले, दो लास्ट टॉपिक खत्म कर देंगे, टॉपिक ये पढ़ा के आज, ठीक ये से लास्ट निकल। टॉपिक। ये क्या पढ़ा रहे हैं अब एक पढ़ाएंगे सिलिकॉन्स, एक पढ़ाएंगे सिलिकेट्स, उसके बाद पढ़ाएंगे कार्बाइड्स। कार्बाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बाइड बताने दो। हाँ हाँ। आप सीधा लिखो, सिलिकॉन्स क्या होता है। सिलिकॉन होता है ये पॉलीमर्स ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स। किसका पॉलीमर है ये, सिलिकॉन कंपाउंड। अच्छा एक बात बताइए, इथीन को जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीथीन बनता है कि नहीं आपका, इथीन को जब पॉलीमराइज करते हैं तो पॉलीथीन बनता है कि नहीं, बताइए आप लोग। आपने पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा होगा आपने पॉलीमर के बारे में, जैसे नेचुरल रबर भी पॉलीमर्स होता है, उसका भी कुछ मोनोमर्स होता है, जैसे ग्लूकोज को जोड़ते जोड़ते स्टार्च बना लेते हैं कि नहीं हम लोग, हाँ हाँ एमिनो एसिड को जोड़ते जोड़ते प्रोटीन बना लेते हैं कि नहीं हाँ हम लोग। हाँ एक ही रिपीटिंग यूनिट्स को अगर जोड़ते जोड़ते बल्कि मैक्रो मॉलिक्यूल में बता देंगे तो उसको पॉलीमर्स बोलेंगे कि नहीं हम लोग। हाँ हाँ। तो ये सिलिकॉन जो होता है ना, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन एक पॉलीमर्स ही होता है, जो आप मोबाइल के कवर यूज करते हो, यूटेंसिल जो आपके यूज होता है, जो देखना है किस टाइप पर जो यूज होता है, मम्मी करती हूँ कि सिलिकॉन्स का, बहुत सारा सिलिकॉन का प्रोस्थेटिक आता है मेडिकल साइंस में। सिलिकॉन्स होता है पॉलीमर्स ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स, याद रखेंगे। हम्म। इसका कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होता है, रिपीटिंग यूनिट्स होता है ये आपका, देखो R2SiO, ये रिपीटिंग यूनिट्स होता है ये, मैंने क्या बोला, R2SiO। इसमें याद रखना R क्या हो सकता है, R हो सकता है आपका अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। तो जनरली अल्काइल में कौन होता है, तो मेथाइल ही होता है, एराइल में कौन होगा, फेनाइल होगा। समझ में आ जाएगा R क्या होगा। हम्म। अब सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनो सिलिकॉन, ऑर्गेनो सिलिकॉन के थ्रू पढ़ाएंगे, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू आ जाएंगे सिलिकॉन्स पे। तो ऑर्गेनो सिलिकॉन्स होता है क्या, सुनो, सिलिकॉन क्या होता है सुनो, ये कंपाउंड्स क्या होता है ये देखो, जब आप क्या करते हैं, अल्काइल क्लोराइड को, होता है ना मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल ब्रोमाइड्स होता है कि नहीं, हम्म।
अगर सिलिकॉन के साथ हीट करोगे, कॉपर के प्रेजेंस में हीट करोगे, एल्काइल क्लोराइड को सिलिकॉन के साथ अगर कॉपर पाउडर के साथ हीट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका, देखो, SiCl3। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे, या ऐसा भी हो सकता है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, बहुत सारा कन्वर्ट होता है, जैसे SiCl2 कन्वर्ट होता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि R2SiCl2 में कन्वर्ट होगा, या आप ऐसा भी बोल सकते हो R3SiCl में कन्वर्ट होगा। कि बेटा ये जो कंपाउंड होता है, मैं समराइज करके लिख दिया, ये जो कंपाउंड्स होते हैं उसी को बोलते हैं ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स। आई बात समझ में? जो हाँ सिलिकॉन हाँ। क्लोराइड होता है, सिलिकॉन क्लोराइड पे जब एल्काइल ग्रुप दे देते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स, याद रखेंगे। एल्काइल ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स। अब इसका नेमिंग कैसे किया जाता है, देखो, नेमिंग, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, आपका नेमिंग बताता है, देखो क्या होता है। इसका बताने का एक और तरीका होता है, ग्रिग्नार्ड से भी बनाते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड एजेंट बताएंगे तो उससे भी बनाते हैं हम लोग ऑर्गेनोसिलिकॉन्स। उतना डिटेल नहीं पढ़ो, इतना पढ़ो ऑर्गेनोसिलिकॉन होता क्या है। समझ में आ गया ऑर्गेनोसिलिकॉन? इसको क्या बोलेंगे, देखो, इसको बोलेंगे हम लोग, जैसे एक एग्जांपल लेंगे, CH3SiCl3। बताओ इसमें कितना अल्काइल ग्रुप है, एक ही है कि नहीं? हम्म। इसको बोलेंगे मेथाइल ट्राइक्लोरो सीलन। मेथाइल ट्राइक्लोरोसिलन, आई बात समझ में? हाँ हाँ। अगर आपके पास Si2Cl2 होगा तो इसको बोलेंगे डाइल्काइल क्लोरोसिलन। इसको ट्राई नहीं लिखो, ट्राइक्लोरो नहीं, सीधा मेथाइल क्लोरो लिखो। मोनोमेथाइल लिखा जाता है तो मोनोमेथाइल लिखो, जैसे डाई लिखे तो मोनोमेथाइल, मोनोमेथाइल क्लोरोसिलन। अब बताओ, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है कि डाइक्लोराइड ट्राइक्लोरो होता है? नहीं होगा। ट्राइक्लोरो नहीं होगा। नहीं, रुकिए, ये क्या है आपका, सिलिकॉन क्या, टेट्राक्लोराइड है आपका। हाँ हाँ। अब उसमें एक अगर एल्काइल लेगा तो उसको मोनो एल्काइल बोला जाता है, मोनो एल्काइल क्लोरोसिलान, सिलन। तो देखिए, मोनो एल्काइल मोनोमेथाइल क्लोरोसिलान, इसमें जाएंगे तो डाइल्काइल, देखो दो एल्काइल तो डाइल्काइल क्लोरोसिलान, दो एल्काइल दे दो तो दो क्लोरीन दे दो उसके बाद। ट्राई एल्काइल अगर क्लोरोसिलान लिखेंगे तो उसमें थ्री एल्काइल होगा तो एक ही क्लोरीन देंगे। आई बात समझ में? हम्म। वैसे R3SiCl दिए, इसमें लिखेंगे ट्राई एल्काइल एल्काइल। क्लोरोसिल। आई बात समझ में? हाँ हाँ। क्लोरोसिलन। अब हाइड्रोलाइसिस के, हाइड्रोलाइसिस एंड पॉलीमराइजेशन। हाइड्रोलाइसिस के बाद फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन ही होगा। मतलब ये एक चीज याद रखना कि सिलिकॉन का जो भी एक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स होते हैं, सिलिकॉन को जो भी हैलाइड्स होता है, जब उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो भी आता है वो हमेशा पॉलीमेरिक में चला जाता है, याद रखोगे। सर So, एक और। जब ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स का जब जाएंगे, ये ऑर्गेनो हम्म सिलिकॉन हम्म कंपाउंड्स लेंगे, ये सब जो कंपाउंड लिया आपने, ये कंपाउंड को जैसे आप लेके जाएंगे हाइड्रोलाइसिस करने, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद वो हमेशा पॉलीमराइजेशन में चला जाता है। अच्छा। अच्छा, मतलब सिलिकॉन के पास मैंने बताया था, सिलिकॉन कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के, ये सॉरी, ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए इसका जो भी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ आएगा सब पॉलीमेरिक आएगा, याद रखोगे। हम्म। इसीलिए सिलिकॉन का जो भी लो, सिलिकॉन क्लोराइड लो या सिलान क्लोराइड, ये अल्काइल सिलान क्लोराइड लो, ये जो भी कंपाउंड लेंगे जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमेशा पॉलीमराइजेशन हो जाता है, देखो कैसे, देखो जैसे,
RSiCl3, बताइए कौन सा कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करने जा रहा हूं मैं? मोनोमिथ मोनोमिथ अल्काइल। अल्काइल। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पॉलीमराइज करके ये बनाएगा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। कैसा सिलिकॉन बनाएगा बताइए? क्रॉस लिंक या चेन लाइक? क्रॉस लिंक सिलिकॉन बनाता है ये। दिखा दो कैसे स्ट्रक्चर होता है क्रॉस लिंक का। हम्म। तो बता दो, क्रॉस लिंक सिलिकॉन जो बनाएगा ये, तो ये क्या होगा? हैवियर मास में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं ये? हाँ जैसे जैसे देखो, जैसे CH3 SiCl3 है, जैसे इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे आपका क्या हो जाएगा कि ये सिलिकॉन लिए और इस पे क्या होगा? CH3 है, इधर भी OH होगा, इधर भी OH होगा, इधर भी OH होगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अरे बेटा, थ्री क्लोरीन है, थ्री क्लोरीन को हटा दो, वहां से OH कर दो। हाँ हाँ, अब इसमें देखो पॉलीमराइजेशन कैसे आएगा। इसमें पॉलीमराइजेशन का स्ट्रक्चर थोड़ा पकड़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा पॉलीमराइजेशन कैसे होगा। पॉलीमराइजेशन जैसे करने जाओगे इसका, तो पॉलीमराइजेशन होता कैसे देखिए। SI, इधर दे दो मेथाइल, इधर दे दो ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, था कि नहीं उसके पास ऑक्सीजन? बताओ तीनों तरफ। फिर ये हाँ क्या करेगा? एक सिलिकॉन के साथ ये ऑक्सीजन बनाएगा, फिर एक सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, ऐसे करके वो चला जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका मेथाइल, यहाँ पे आपका मेथाइल, और ये ऐसे आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, इधर भी चला जाएगा आपका ऑक्सीजन, इधर देखो क्या हो जाएगा आपका। रुको, अब ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये इधर आपका हो जाएगा CH3, ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, और फिर बीच में एक कनेक्शन आ जाएगा ऑक्सीजन का, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये सिलिकॉन, फिर ये बीच में ऑक्सीजन का, और फिर इधर से मेथाइल, इधर से मेथाइल जोड़ो। आप ऐसे करके चले जाओ, सीट की तरह चले जाओ, आगे भी आगे जाएगा। तो बताओ क्रॉस लिंक है कि चेन है, ये बता दो। क्रॉस। क्रॉस, क्रॉस लिंक है। अब क्या होता है कि अपने डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पॉलीमराइज करवा देते हैं। जैसे मोबाइल का कवर होता है, ये शीट बनाना आपको, जैसे पॉलीमर का एक सीट आता है पहले, तो जितना बड़ा सीट बनाना उससे ग्रोथ करते 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 कर लो। उसका टर्मिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बता दूंगा। तो आप बताओ, यहाँ पे क्रॉस लिंक बना के क्या बना आपका ये? चेन लाइक, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। देखो तो कुछ समझ में आए कैसे क्रॉस लिंक्ड होगा? अब बेटा बताओ तो, ये हाइड्रोफिलिक होगा कि हाइड्रोफोबिक होता है ये? ये हाइड्रोफिलिक होगा कि हाइड्रोफोबिक होगा? ये सब हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक। तो कैसे? क्या होता है सिलिकॉन का ये अल्काइल ग्रुप सब होता है हाइड्रोफोबिक, वाटर को रिपेल करता है ये। क्यों? क्यों? सिलिकॉन देखो ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बना चुका है, इतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है ये कि ये जो मटेरियल होता है सिलिकॉन, ये हीट रेसिस्टेंट होता है, नॉट अटैक बाय एनी एसिड, नॉट अटैक बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय द हॉट वाटर, कैन नॉट हीट करो कितना, कभी मेल्ट ही नहीं होगा। तो आप जितना भी सिलिकॉन का स्ट्रैपर या जो भी किचन में यूज करते हैं आपकी मम्मी, देखना कितना भी टेम्परेचर पे लेके जाओ वो कभी मेल्ट नहीं होगा। अब आई बात समझ में क्या है सिलिकॉन ये? हाँ, पर हाँ, सर पर वो सर ये वो क्यों होगा? ये क्यों होगा? कौन सा? वाटर वाटर रिपेलिंग क्यों होगा? रिपेलिंग क्यों होगा? अरे अल्काइल ग्रुप से ट्रैप है कि नहीं यहाँ पे, बताइए। हाँ, हाँ, तो वही उसको ट्रैप करके रखा है, वही तो वाटर को रिपेल करते रहेगा। एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है। हाँ, वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो हमेशा वाटर को रिपेल करके भागाता है। अच्छा। आज के डेट में देखा होगा कि जैसे अंडरग्राउंड कहीं के इलेक्ट्रिसिटी जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वायर को जो कोटिंग रहता है, देखना कि वहाँ पे येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का पाइप रहता है। जी वो जी। पाइप भी किसका बना रहता है? सिलिकॉन का बना रहता है वो। आई अच्छा बात सर, समझ में? अच्छा इसलिए वो इसलिए वो नए कुछ नए पैकेट कुछ में पैकेट सिलिकॉन का वो सिलिकॉन का रैपर वो देता है। रैपर देता है। चलिए यहाँ तक है समझ में। एक दूसरा बताने थे, उसके बाद बता दीजिए उसका। देखो ये क्या लिया मैंने, कौन सा लिया ये? डायल्काइल,
हाँ डाई अल्काइल को हाँ। हाइड्रोलाइसिस करके जब पॉलीमराइज करोगे तो ये बनेगा आपका चेन सिलिकॉन। कौन सा सिलिकॉन बनाएगा ये? क्रॉस लिंक नहीं बनाएगा। ये कितना बनेगा? चेन सिलिकॉन। आप खुद से सोचो कि अगर मैं आपको हाइड्रोलाइसिस करूंगा, R2SiCl2 है, इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे, देखो Si के पास ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ये अल्काइल ग्रुप, ये OH और ये OH। खुद से सोचो, दोनों साइड से ये क्रॉस लिंक कर चेन पर एसोसिएट हो जाएगा कि नहीं पॉलीमराइज करके? अरे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो एसोसिएट होगा कि नहीं पॉलीमराइज करके ये? देखो कैसे बनेगा। ये ऐसा है, ये R आ जाएगा, ये R, इधर ऑक्सीजन, इधर SI, बीच से वाटर निकालते चले जाओ। ये R, ये ऑक्सीजन, ये R, ये R, ये ऑक्सीजन, ऐसे करके चला जाएगा ये। तो बेटा बताओ, ये ऐसे करके जाएगा ये तो क्रॉस लिंक बन रहा है कि चेन जैसा बन रहा है ये? चेन चेन। चेन जैसा। अगर डायल्काइल, देखो डायल्काइल सिलान क्लोराइड्स होगा तो क्या बनाएंगे आप? चेन चेन। चेन। मोनो अल्काइल अगर रहेगा तो क्या बनाएंगे? क्रॉस लिंक। अब आपके पास अगर मान लो कि कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो आपके पास ये क्या है, ट्रायल्काइल या डायल्काइल? ट्रायल्काइल। इसको जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये पॉलीमेरिक चेन में नहीं जाता, ये डायमर के फॉर्म में रहता है ये पॉलीमेरिक में नहीं जाता था। पूछा था जेई एडवांस का क्वेश्चन, आप देखोगे तो देखा था कि विच वन ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स कैन नॉट बी पॉलीमराइज्ड आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसका पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, ट्रायल्काइल, डायल्काइल या मोनोअल्काइल का? ट्रायल खाइन। ट्रायल खाएंगे। अब बोलोगे ट्रायल काल का क्यों होगा, तो देखिए जैसे इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये R3SiOH आएगा। बताओ, दो OH होता तभी वो साइड में आएगा, 3 OH होगा तभी क्रॉस कर पाएगा, एक ही OH में क्या कर पाएगा वो? एक OH में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, तो देखो एक OH के साथ मैंने दूसरा ये लाया है R3 का, जैसे ही एक दूसरा का है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके वो क्या करेगा, डायमेरिक फॉर्म में आ गया कि नहीं? कहीं पे आपको OH फ्री मिल रहा है, चेक करो। देखो कहीं भी OH मिल रहा है आपको जो आगे जाके क्रॉस या लिंक या चेन बना था? नहीं। नहीं। कैन नॉट पॉलीमराइज, क्योंकि इसका पॉलीमराइजेशन नहीं होता। ट्रायल खाइन। ट्रायल का इनटू हैबियर मास। हैबियर मास में पॉलीमराइज नहीं करोगे, ट्रायल काल का या डायल काल का या किसका? ट्राई। ट्राई। ट्रायल काल का। अब ये जो होता है, ये जो ट्रायल काल होता है ये देखो ये ट्रायल काल जो होता है ये यूज्ड एज चेन टर्मिनेटर। अब बोलोगे चेन टर्मिनेटर क्या होता है, तो देखो अब इसको पॉलीमराइज करते जाओगे तो आपको कभी ना कभी शीट को तो खत्म करना है ना आपको, मशीन जब चलाते रहते हैं पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीमेरिक शीट जब बन रहा है आपका कंटिन्यू क्रॉस, मान लो चेन बना रहे हो आप, तो उसको स्टॉप करोगे कि नहीं आप बताओ? चेन को। चेन को। हाँ, चेन को स्टॉप करना पड़ेगा कि नहीं आपको? एक शीट हाँ बना के स्टॉप करना पड़ेगा कि नहीं आपको? हाँ। हाँ। तो वो जब स्टॉप करने के लिए क्या किया जाता है, साइंटिस्ट ये क्या करता है, वो सब टेक्नीशियन सब ये डाल देता है, जैसे ये डाल दोगे तो किसी साइड जाके लॉक कर देगा कि नहीं बीच में? हाँ, अरे बेटा डायरेक्ट ये लॉक कर देगा। इस टाइप का बना के कहीं सैम्पलेट बना के रोक देगा कि नहीं बताइए, इधर अल्काइल अल्काइल देके रोक देगा कि नहीं बताइए आप खुद से? हाँ। हाँ। हाँ, तो इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेटर। तो ट्राई अल्काइल चेन टर्मिनेटर, डाई अल्काइल चेन सिलिकॉन सिलिकॉन। सिलिकॉन, और मोनो अल्काइल क्रॉस लिंक। क्रॉस सिलिकॉन। क्रॉस सिलिकॉन। ये सिलिकॉन जो होता है, ये सिलिकॉन कहाँ पे यूज होता है? ये सीलांट के फॉर्म में यूज करते हैं। आप देखते हो ना कभी कभी कि कभी आपके घर में भी होता होगा कि वाटर का पाइप है, आपको बोलता है नहीं कुछ सील लाएंगे, मास्टर सील लाते हैं, उसको सील कर देते, करता है कि नहीं वहां पे? तो वो सब सीलांट जो होता है लिक्विड फॉर्म में यही होता है, सिलिकॉन होता है। आपने देखा बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसको एक
पेस्टिंग के लिए मटेरियल रहता है, ग्लू जो लाता है, जितना भी ग्लू लाता है वो कलरलेस टाइप का होता है, ग्लू जो लेता है वो होता है स्काई ब्लू। सिलिकॉन का। हाईली एडेसिव नेचर होता है। इसका प्रोस्थेटिक बनता है मेडिकल साइंस में, सर्जरिकल आइटम बनता है इसका मेडिकल साइंस में, कॉस्मेटिक प्लांट में इसका यूज होता है, किसका? सिलिकॉन का। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, सिलिकॉन का देखना है यहाँ पे। और ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, जेईई मेन का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो यहाँ पे एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये पॉइंट मैं वहां पे लिख रहा हूँ, देखना क्या होता है वहां पे, चेक करना। देखो, देखो क्या लिखा है, देखो क्लियरली लिखा है, सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय द नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप आर वाटर रिपेलिंग, बोल रहा है कि नहीं यहाँ पे नेचर। जी सर। जी सर। दे हैव द जनरल हाई थर्मल स्टेबिलिटी, high dielectric strength, resistant to the oxidation chemical. They have the wide application. They are used in the sealant, ग्रेस के फॉर्म में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के फॉर्म में यूज करते हैं, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं, फैब्रिक जो होता है, बायो इनकेप्टिव, देखो क्या लिखा है, बायो कंपेटेबल होता है ये। दे आर ऑल्सो यूज इन द सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स। याद रखोगे सिलिकॉन का? जी सर। जी सर। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। और एक एनसीईआरटी का क्या याद रखिएगा, कि ये पार्ट जब जाइएगा आप थोड़ा पढ़ने एनसीईआरटी का, ये पार्ट तो मैंने सिलिकॉन का पढ़ा ही दिया, ये पार्ट जो पढ़ने जाओगे आप देखना, ये पार्ट, इस पार्ट में थोड़ा एप्लीकेशन दिया बोरोन का, बोरोन का फैमिली का। एनोमलस बिहेवियर कार्बन का मैं ऑलरेडी बता चुका था, ये बोरोन का कहाँ गया, ये बोरोन का, ये पार्ट आप थोड़ा खुद से देख लेना। बोरोन फाइबर जो होता है, देखो बोरोन क्या बोल रहा है, बोरोन बिंग द एक्सट्रीमली हार्ड रिफ्रैक्टिव सॉलिड्स होता है। रिफ्रैक्टिव सॉलिड का मतलब जो हीट रेसिस्टेंट करता है, जो हाई टेम्परेचर पर जाके मेल्ट होता है, हाई मेल्टिंग लिखा है यहाँ पे। लो डेंसिटी होता है इसका, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। मेनी एप्लीकेशन बोरॉन फाइबर जो यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? बुलेट प्रूफ जो वेस्ट बनाते हैं ना, बुलेट प्रूफ जो वेस्ट बनता है, कपड़ा जो बनता है बुलेट प्रूफ का, वो बोरॉन फाइबर का बनता है। कार्बन फाइबर, बोरॉन फाइबर, यही तो धमाल मचा के रखा है। प्लास्टिक में अगर कार्बन फाइबर दोगे तो बहुत हार्ड हो जाता है, याद रखो। ये सब खुद से नहीं देख लेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे मैं अंडरलाइन किया, एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है कॉपर से ट्वाइस होता है। एल्युमिनियम का बहुत सारा एलॉय हम लोग बनाते हैं कि नहीं? जी सर। जी सर। ये सब देख लेना खुद से आप लोग, एनसीईआरटी का ये पार्ट। अब एक लास्ट टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ, टाइम तो बहुत कम है, लास्ट टॉपिक में बता रहा हूँ, सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होता है सुनिए। सिलिकेट्स, जो आपका अर्थ क्रस्ट है ना, उसमें सबसे ज्यादा कोई मिनरल्स होगा तो सिलिकेट्स है, याद रखोगे। अर्थ क्रस्ट में 60% सिलिकेट्स ही है आपका। हाँ। हाँ, देखो पूरा यूनिवर्स में जाओगे तो बाय मास सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन। यूनिवर्स में अर्थ क्रस्ट पे जाओगे तो बाय मास सिलिकेट। सबसे ज्यादा होता सिलिकेट। है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद बाई होता है मास। बाई मास। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है। अर्थ क्रस्ट पे जाएंगे बाई मास। सबसे ज्यादा बाई होता है मास। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद होता है आयरन। याद रखेंगे, ये सब एबंडेंस होता है। ऑक्सीजन तो बहुत लास्ट में आता है, ऑक्सीजन सब ज्यादा एबंडेंस नहीं है। ये सिलिकेट जो था ये ऑक्सीजन और सल्फर का बाइंडिंग कंपाउंड सही है। मतलब ये ऑक्सीजन सल्फर, क्या देखोगे, सिलिकॉन ऑक्सीजन देखोगे तो सिलिकेट, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन कलेक्टिवली बोल के मैं बोल रहा हूँ 64 या 60% है अर्थ क्रस्ट का। सिलिकॉन तो नहीं बोल रहा हूँ, सिलिकेट्स बोल रहा हूँ। सिलिकेट्स क्या होता, तो बता दो। सल्फेट होता है, एक सॉल्ट होता है कि नहीं? सिलिकेट भी कुछ सॉल्ट होता होगा। हम्म। तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होता है ये, एनाइन जो होता है वो SiO4 4 ही कुछ रिपीटिंग यूनिट्स के फॉर्म में आता है इसका। मतलब ये देखो SiO4 4 का जो स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड नहीं बनाता है कभी। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन माइनस है, ये ऑक्सीजन माइनस है, ये ऑक्सीजन माइनस है, ये ऑक्सीजन माइनस है। इसी को ऐसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, देखो यहाँ भी एक ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, अब बीच में यहाँ पे सिलिकॉन है। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको कि सिलिकॉन ये है आपका बीच में।
अब इस पे क्या करूंगा, सब पे निगेटिव चार्ज दे दूंगा मैं। रिप्रेजेंटेशन आया समझ में, ये sp3 एवरेज है, ये sp2 एवरेज है, sp3। थ्री। थ्री। अब बताओ ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कि नहीं इसका? हम्म। हम्म। सर अगर ये मान लो ये ड्रॉ किया तुमने। क्या बताइए, ये राइट ये साइड का राइट क्यों साइड स्ट्रोक का किया? क्यों स्ट्रोक किया? राइट साइड में क्या किया, ये देखो कितना ऑप्शन है, 4। हाँ। हाँ। 3 को मैं नीचे रख दिया, एक को ऊपर रखेंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगा कि नहीं, बताइए आप। हम्म। हम्म। अब एकदम सेंटर पे किसको रखा मैंने, सिलिकॉन को, पिंक कलर का जो लिया मैंने। ओ। ओ। मतलब ये जो बता रहा हूँ आपको, ये जो कलर ले रहा हूँ वो कलर ले रहा हूँ मैं सिलिकॉन के लिए। ये जो मैंने रेड कलर का सर्कल लिया वो ले रहा हूँ किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, याद रखोगे। हम्म। हम्म। रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, सब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, 1 यूनिट। हाँ। हाँ। इसमें टाइप्स पढ़ो, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्थोसिलिकेट्स। ऑर्थोसिलिकेट जाओगे, नो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड। मतलब इसमें एक भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं होता, मतलब ये टेट्राहेड्रल है ना, ये इसके एक भी ऑक्सीजन एटम किसी और दूसरा टेट्राहेड्रल के टच में नहीं रहता, तो शेयर नहीं होता। एक भी ऑक्सीजन एटम ना, अगर शेयर नहीं होगा तो किस क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट का एनाइन जो होता है SF44 माइनस होता है। अगर बोलेगा कि विच वन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोसिलिकेट, तो याद रखना SF44 माइनस। अब SF44 माइनस के साथ आप मैच कर दो तो वो ऑर्थोसिलिकेट हो जाएगा। जैसे देखो मैंने क्या लिया, जिरकोनियम, SiO4, जिरकोनियम सिलिकेट से ये, तो बताओ ये क्या है आपका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है ये, ऑर्थोसिलिकेट्स का। जिरकोनियम ZR लिखा मैंने। आई बात समझ में, ऑर्थोसिलिकेट्स क्या होता है। जेड आर फोर जेड प्लस आर फोर होता है। प्लस होता है। हाँ ZR+4 में है, और अच्छा। SiO4 माइनस में है, तो चार्ज बैलेंस होकर नहीं बन जाएगा आपका, बैलेंस ही 1:1 नहीं आ जाएगा, बताइए आपको खुद हम्म। से। ऑर्थोसिलिकेट्स अगर बोलेगा तो कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेट बोलिएगा, 0। एक होता है आपका पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स में जाओगे तो SF4 units are joined by one oxygen atom। मतलब नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे, वन। 1। मतलब ये बोल रहा है कि आपका एनाइन जो होगा ये कुछ ऐसा होगा, कि ये होता है आपका ऑर्थोसिलिकेट या पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट मतलब Si2O7 6 माइनस। अगर ये फॉर्मूला कहीं भी एनाइन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा वो, ऑर्थोसिलिकेट या पायरोसिलिकेट्स। पाइरो। पायरोसिलिकेट्स, याद रखोगे। हम्म। हम्म। जैसे देखो आप खुद से देखो क्या करेगा आपको, कैल्शियम एक्स कर देगा, Si2O7 कर देगा। आप बोलेगा कि एक्स का वैल्यू बताओ क्या होगा, बोलेगा एक्स क्या है बताइए। सिक्स। 6। आप देखो आप क्या करेंगे, एनाइन को पहले पकड़ लेंगे। एनाइन जो पकड़ लिए उससे क्या पता चला ये ऑर्थो या पायरो, पायरो। पाइरो। इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, -6, तो -6 को बैलेंस करने के लिए +6 रहना चाहिए। हम्म। अब +6 लाने के लिए आप 3 कैल्शियम पे वर्क करोगे। हम्म। इस पे अगर ये तो आपने थ्री हो गया। इस पे अगर आपने बोल दिया कि 6 माइनस है, इधर चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको +6 लेना पड़ेगा, +6 लेना पड़ेगा तो x=2 क्या होगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। हाँ। हाँ। ऐसा करके आईआईटी में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछता है इस पे। तो आपको बोलेगा नंबर ऑफ वन ऑप्शन शेयर्ड होगा तो क्या बोलेंगे, और तो पैरो क्या बोलेंगे आप, पाइरो। पैरोसिलिकेट्स। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको ऐसे लो, देखो रेड कलर से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया था, याद करो। ऑक्सीजन। देखो कैसे कर रहा हूँ ऑक्सीजन को, देखिए आप, देखो तो कितना ऑक्सीजन एटम शेयर दिख रहा है आपको, एक। एक। और पिंक कलर से मैंने सिलिकॉन को बीच में रख दिया, जो शेयर्ड होगा उसमें तो नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। नहीं।
हटा दिया मैंने उससे। कौन सा ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, देखो ये ऑक्सीजन शेयर्ड है कि नहीं, देखो एक है कि नहीं। इसी को बोलते हैं हम लोग पायरोसिलिकेट। सही बात समझ में। थर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, थर्ड जो बताने जा रहा हूँ इसमें क्या करना है, देखो फॉर्मूला थोड़ा याद करना। रिंग या चेन सिलिकेट्स दोनों का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें कॉमन क्या है तो सुनो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड बाय SF4 माइनस यूनिट्स टू। तो कितना ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता है इसमें? दो। दो। बाय लिख देता हूँ आपको, बाय इच SF4 माइनस यूनिट, बाय इच SF4 माइनस यूनिट्स। ये कितना ऑक्सीजन रिसीव करता है? दो। दो शेयर करेगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा सुनो। इसका स्ट्रक्चर होगा SiO3 N2N माइनस। अब तो N अगर 6 लेंगे, चार्ज कितना होगा? -12 आ जाएगा कि नहीं? क्या? क्या? N अगर 6 लेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा? -6 12 आ जाएगा कि नहीं? हम्म। N जो लेना आपको, जैसे आप लेंगे यहाँ पे कितना लेंगे बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि दो ऑक्सीजन शेयर होगा तो मिनिमम आपको यहाँ से काम करना पड़ेगा 6। मिनिमम आप लेते 3, 3 से हम स्टार्ट करते 3 4 6 ऐसे करके लेते हैं हम लोग। अब देखो अगर मान लो कि N इक्वल टू -6 ले लिया, तो ये क्या होगा? SI6O18, इस पे चार्ज कितना होगा? 12 माइनस। हम्म। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। BX लिए, AL2 लिए, SI6 लिए, O18 लिए। अब बताओ यहाँ पे X का वैल्यू क्या होगा? बेराइल बोलते हैं इसको, ये बेराइल एक लिए, तो बेराइल एक होता है आपका जियो, ये सिलिकेट सी होता है, जियोलाइट होता है, बेराइल होता है, फेल्डस्पर होता है, ये सब सिलिकेट्स होता है। मीका मीका जितना बोलते हैं ना, मीका सब जो बोलते हैं सब आपका सिलिकेट्स है। तो बेटा बता दो, ये यूनिट पकड़ो, ये ऑर्थो सिलिकेट तो नहीं हो सकता, नहीं क्योंकि नहीं। ऑर्थो सिलिकेट होता है तो ऐसा 4 लिखता सीधा। अगर पायरो एक्स सिलिकेट होता प्लस है सिक्स में हुआ। देखिए SiO2 7 लिखता था, क्या होता है वो पायरो सिलिकेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं है, तब लोग यहाँ पे सीधा पकड़ेंगे कि एन, एन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। आप बताइए 6 होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा? 12 इस पे। आप बताओ तो एक्स दो थ्री। एल्युमिनियम सुनिए, दो एल्युमिनियम आपका +6 दे रहा है। हाँ। हाँ। तो बताओ +6 अगर एल्युमिनियम दे दिया तो +6 आपको बेरिलियम से लेना पड़ेगा। मतलब थ्री। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। ये भी पूछा था आईटी के इंटीजर में। क्या है सर क्या है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन? आई बात समझ में। हाँ। हाँ देखिए, आपको अगर मान लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा तो देखो कैसे स्ट्रक्चर होगा। ये क्या होगा आपका, देखना है। ये मैं चेन रिंग जो बताया था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, देखना है। देखो देखो कितना ऑक्सीजन शेयर दिख रहा है आपको, चेक करो तो। तीन। तीन। अरे दो ऑक्सीजन शेयर दिखेगा बेटा, देखो। तीन है तो। तीन है तो देखो ना, अभी तक मैंने लिमिटेड स्ट्रक्चर लिया है। देखो यहाँ पे दो दो शेयर कर रहा है कि नहीं, एक यूनिट पकड़ो ना, एक यूनिट देखो ना, दो शेयर कर रहा है कि नहीं दोनों साइड। ओ अच्छा, हाँ वो हाँ। अच्छा, हाँ हाँ, एक एक यूनिट दो एक- शेयर करते रहेगा कि नहीं? और भी आप स्ट्रक्चर वो लिख वो सकते इस हैं। तरह वो का इस तरह का जाएगा। जाएगा। तो बताइए, तो रिंग चेन जहाँ भी आएगा तो उस पर क्या बनाएंगे आप लोग? कितना ऑक्सीजन एटम शेयर होगा? दो। दो। अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक सिलिकेट्स और 4 बताने दीजिए, उसके बाद मैं ये 2 पॉइंट बताने दो, आज खत्म कर देता हूँ इसको। एक होता है आपका सीट सिलिकेट, याद रखेंगे।
इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा, ऑक्सीजन एटम जो शेयर्ड होगा, ये होता है आपका फ्री। सिलिकेट्स का SiO4 4 का अगर 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सीड सिलिकेट्स। एक एग्जांपल लेते हैं अपने, आप एस्बेस्टस होता है ना रूफिंग के लिए जो यूज करते हैं एस्बेस्टस, एस्बेस्टस होता है सीड सिलिकेट, याद रखोगे, एस्बेस्टस होता है सीड सिलिकेट। बेटा जितना सीमेंट विमेंट आप यूज करते हो सब सिलिकेट्स ही है। सीमेंट जितना भी यूज करते हो, अब लोग सीमेंट यूज करते हैं, हम लोग रूफिंग के लिए आप एस्बेस्टस यूज करते हो, मिक्का यूज करते हो, फेल्डेस्पर यूज करते हो, जियोलाइट यूज करते हो, किसके लिए? आप जो ये एक्वागार्ड में यूज होता है फिल्टर जो होता है जियोलाइट्स का, जियोलाइट यूज करते हो आप। ये सब का सब सिलिकेट्स है, याद रखोगे। जी जी। देखो एस्बेस्टस होता है तो इसमें कितना ऑक्सीजन एटम से ऐड होता है? 3 3। तो इसीलिए इसका यूनिट जो होता है ये Si2O5 करके आएगा, और N होगा 2N-1, 2N-2N-। अब N जो लोगे यहाँ पे मिनिमम N, आप जैसे लोगे तो मिनिमम शेयर करेंगे तो देखो Si2O5 का मल्टीपुल जैसे देखेंगे आपके क्या बोलेंगे उसको? शीट शीट। सीड सिलिकेट्स। लास्ट एक बता रहा हूँ आपको। से यार सी एन इस कहाँ से शुरू होता है? क्या बताइए? एन कहाँ से शुरू होता है? N ये डेफिनेट नहीं है, 7 8 9 बहुत ज्यादा जाता है, इसीलिए उसके मल्टीपुल में जाइएगा सीधा आप। अच्छा अच्छा। सीड सिलिकेट जाइएगा तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, वो कितना हो जाएगा? शेयर्ड कितना हो जाएगा? 4 का 4 शेयर्ड कर लिया। देखो SiO4 4 का 4 ऑक्सीजन था, सबका सब शेयर हो गया था, तो क्या हो जाएगा? 3D सिलिकेट्स। 3D सिलिकेट का एग्जाम्पल कौन है? तो आप याद रखिएगा जियोलाइट्स एंड फेल्डस्पर। अगर आपसे पूछेगा जियोलाइट्स क्या होता है तो क्या बोलोगे? 3D सिलिकेट या 2D सिलिकेट्स? 3D 3D। जियोलाइट्स होता है 3D सिलिकेट्स। और जियोलाइट जो होता है 3D सिलिकेट ये क्या होता है देखो, सोडियम एल्यूमिनो SiO2 सिलिकेट XS2O ऐसे लिखा जाता है, बहुत सारा वाटर होता है ये, ऐसा लिखा रहता है ये। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स। यही होता है जियोलाइट्स, ये वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है। ये जियोलाइट जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है जियोलाइट्स में देखना, ये जो स्ट्रक्चर होता है SiO2 का स्ट्रक्चर लिए तो वो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली सिलिकॉन का, लेकिन कुछ सेलेक्टिव सिलिकॉन को हटा देता है एल्युमिनियम। बेटा सिलिकॉन होता है +4, सिलिकॉन +4 को अगर एल्युमिनियम हटाएगा आप देखो खुद से कि ये SI होता है। ऐसे देखो मैं बता रहा हूँ, ये SI होता है, ये ऑक्सीजन लिए, ये SI लिए, ऑक्सीजन लिए, फिर ऑक्सीजन लेंगे, ये SI लेंगे, देखो इधर आप। अब देखें यहाँ पे कि ऑक्सीजन लेंगे, ये SI लेंगे, फिर ऑक्सीजन लेंगे, फिर आप SI लेंगे, देखो यहाँ पे आप SI लेंगे, फिर ऑक्सीजन लेंगे, फिर ऐसे करके आप सिलिकॉन लेके नहीं नहीं, रॉन्ग कर दिए थोड़ा, वो रुको, ऐसे करके लेंगे, देखो ये रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बताए थे कि नहीं SiO2 का? SiO2 का। बताए थे कि नहीं? इस तरह का बताइए आप। हम्म। अब देखो यहाँ पे एक्सटेंड करके ऑक्सीजन लेके फिर आगे जाके सिलिकॉन जोड़ना है आपको। तो वो छोड़ो, मैं एक चीज जो बता रहा हूँ सुनो। आप क्या करो, इस साइड से आप इसको दे दो यहाँ पे एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम तो बेटा +3 होता है, और सिलिकॉन क्या था? +4। सिलिकॉन क्या था? +4। +3 जैसे जाओगे तो एक बैक एंड साइड आ जाएगा कि नहीं वहां पे? एक और बार। एल्युमिनियम 3 ही बॉन्ड बना पाएगा ना। हाँ हाँ। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? इस पे कुछ चार्ज ज्यादा आ जाएगा कि नहीं? इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं? देखो मैं बता रहा हूँ, सम SF4+ आयंस सिलिकॉन रिप्लेस्ड बाय Al3, मतलब कि सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस कर दिया, सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस बाय एल्युमिनियम एटम्स टू बैलेंस द इलेक्ट्रिकल टू बैलेंस द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, या टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लिखो।
क्या करेगा वो? न्यूट्रलिटी, एब्जॉर्ब Na+Na, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब एब्जॉर्ब कर लेता। देखो फिर से सुनो, ये एक पूरा लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस कर देता है एल्युमिनियम एटम। द टेट्रावैलेंट रिप्लेस बाय द ट्राइवैलेंट। हाँ हाँ द टेट्रावैलेंट तो +4 का आपने हटाया, उस पर आ हाँ गया +3। तो बेटा बताओ, +4 को कुछ कुछ साइड पे अगर +3 रिप्लेस कर देगा तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए। अरे निगेटिव कहाँ से? नहीं नहीं, हाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, हाँ ओवरऑल बोल नेगेटिव ओवरऑल चार्ज। नेगेटिव, नहीं नहीं सही बोले आप, निगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं बताइए? निगेटिव आ हाँ जाएगा। हाँ, आप खुद से सोचो, some silicon atoms are replaced by the aluminum atoms. हाँ। That's for getting the negative charge. The negative charge तो कभी क्रिस्टल पे रहता नहीं है। To maintain the electrical neutrality, absorb the sodium, potassium, calcium, ये सब absorb कर लेता है। मैंने इसलिए खुद ही जब भी पढ़ा है ऐसे। जियोलाइट्स आओगे, जब भी जियोलाइट्स का बात करते हैं, फ्लोरोडेस्पर, मिका, किसी का बात करते हैं हम लोग, तो उसमें एल्युमिनियम तो रहेगा ही। और जैसे एल्युमिनियम आए रहेगा तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कुछ ना कुछ रहेगा। अब क्यों आया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आया, समझ में? कोई भी कटे कोई तो भी चल कटे जाएगा। तो चल जाएगा। कोई भी चला जाएगा। उसका पर्पस क्या था आपका? सर वो नेगेटिव सिर्फ वो चार्ज को नेगेटिव न्यूट्रलाइज चार्ज को करने के लिए। न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। आई बात समझ में? तो ये लास्ट पॉइंट में क्या लिख रहा हूँ सुनिएगा। एक होता है ZSM5। ZSM5 क्या होता है? जियोलाइट सी होता है। ZSM5 एक मार्केट में मिलता है, जियोलाइट सी है ये। और ये क्या पे यूज करते हैं? वाटर को सॉफ्टनिंग में। और करते हैं हम लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है इसका। डायरेक्ट अल्कोहल को गैसोलीन में, टू कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू गैसोलीन। मतलब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में पेट्रोल बनाने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं? ZSM5 का। आई बात समझ में? किससे? अल्कोहल से। और इथाइल अल्कोहल बेटा कहाँ रहता है? कैन शुगर में। इसलिए ब्राजील में देखोगे ना, ब्राजील में जो होता है, ब्राजील में जो पेट्रोल होता है उसमें 40% एडेड रहता है इथाइल अल्कोहल। अब समझ में आएगा इथाइल अल्कोहल कैसे कन्वर्ट होता है गैसोलीन में? 40% क्या फोर्टी होता है? परसेंट क्या होता है? वो 40% आपका बाय मास उसमें रहता है इथाइल अल्कोहल। वहां पे कैन शुगर बहुत ज्यादा होता है, उसके थ्रू फर्मेंटेशन के थ्रू इथाइल अल्कोहल बना लेता है। और इथाइल अल्कोहल को यूज करते हैं पेट्रोल में। अब पेट्रोल में जैसे इथाइल अल्कोहल यूज करोगे तो आपका फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, पॉल्यूशन भी कम होता है। इसीलिए टू डायरेक्ट कन्वर्ट द अल्कोहल टू द गैसोलीन, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ZSM5। याद रखोगे? ZSM5 नाम है ZSM5 नाम जियोलाइट है का। जियोलाइट हाँ का। ZSM5 है। देखिए यहाँ पे एक एनसीईआरटी का लाइन दिखा रहा हूँ, वो सब जेई मेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने टॉपिक ये पढ़ा है आपको कि ZSM5 सब याद रखिएगा। जेई एडवांस में ये सब क्वेश्चन नहीं उतना लाइट लाता है। ये सब जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे आइए आप वाले। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है कि नहीं आपका, कि इफ एल्युमिनियम एटम रिप्लेस बाय द फ्यू सिलिकॉन एटम इन द 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओवरऑल स्ट्रक्चर नॉन एज एल्यूमिनोसिलिकेट, एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, कैटायन सच एज, ये सब एब्जॉर्ब करता है नहीं कि बैलेंस चार्ज करने के लिए? बताओ। जियोलाइट्स आर द वाइडली यूज इन द कैटलिस्ट इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, याद रखिएगा। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में यूज होता है ये। एंड आइसोमराइजेशन जो होता है उसमें भी यूज होता है। ZSM5 इज टाइप ऑफ द जियोलाइट यूज टू कन्वर्ट द अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। दिया कि नहीं आपका? हाँ Hydrated hydrated zeolites are used for the exchange in the water softening। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जियोलाइट्स ही हम यूज करते हैं। आई बात समझ? जियोलाइट्स क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट्स मिनरल्स एग्जिस्ट इन द नेचर। देखो क्लियरली बोल रहा है कि नहीं आपका? जिसमें स्ट्रक्चरल यूनिट SF4 होता है, वो शेयर्ड रहता, ज्वाइंट रहता, वन ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता, तो वो सब 3D 3D 2D में सिलिकेट्स में जाता है। मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि नहीं? औरतों से पैरों का। सर, एक बार थोड़ा सर नीचे एक बार थोड़ा आएंगे। नीचे आएंगे। सर बताइए इधर सर, लिखा है लिखा है हाइड्रेटेड हाइड्रेट जियोलाइट्स यूज्ड जियोलाइट एज एन यूज्ड एज एक्सचेंज एन सॉफ्टनिंग एक्सचेंज ऑफ हार्ड ऑफ वाटर। हार्ड वाटर। तो यहाँ तो जो यहाँ जो Mgl2 प्लस है, Mgl2+ वो है, नेगेटिव वो चार्ज को नेगेटिव बैलेंस चार्ज को करने के बैलेंस लिए करने के लिए हार्ड वाटर को हार्ड सॉफ्ट वाटर को हो सॉफ्ट जाएगा। हो जाएगा। यस। तो चलिए समझ में आ गया यहाँ पे टॉपिक आपका।
हम्म। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ये सब तो ऑलरेडी बता चुके थे आपको। SI2 का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता चुके थे। ये सिलिकॉन का मैंने बता दिया। देखो आपका, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइमेथाइल डाइक्लोरोसिलान, ये सब लिखा है कि नहीं? देखो आपका सिलान सबका। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। एक लास्ट टॉपिक आपका नीट के लिए, ये JEE के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। या नेक्स्ट है तो नेक्स्ट डे का भी बता दूंगा। वो बहुत रात हो गया, छोड़ देता हूँ, क्लास बंद कर देता हूँ अभी। ठीक है, बता दूं कार्बाइड के बारे में? कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? वो हार्डली 5 मिनट लगेगा आपका। अच्छा, पढ़ा अच्छा, दीजिए। पढ़ा दीजिए। बट ये लिख लीजिएगा आपका। एक कार्बाइड्स होता है, कार्बाइड होता है, बाइनरी कंपाउंड्स होता है। बाइनरी कंपाउंड का मतलब दो ही एलिमेंट्स होता है विथ अदर एलिमेंट्स। इसी अदर एलिमेंट के साथ जो आपका कंपाउंड्स होगा उसी को बोलते हैं कार्बाइड्स। कार्बाइड्स होता है 3 टाइप्स का। कितना टाइप का कार्बाइड होता है बेटा? थ्री थ्री। टाइप का। एक होता है आयनिक। आयनिक कार्बाइड्स क्या होता है? तो देखो, जैसे हम लोग कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, आयनिक होता है। बेरिलियम कार्बाइड होता है, आयनिक होता है। एल्युमिनियम कार्बाइड होता है आपका 3। देखो यहाँ पे सबका बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्बाइड सब। इसका क्वेश्चन क्या होता है मैं बताता हूँ। तो देखो, आयनिक कार्बाइड लेंगे 4 3, तो ये सब होता है आपका कार्बाइड आयनिक। एक होता है आपका कोवलेंट कार्बाइड्स। कोवलेंट कार्बाइड्स होता है, ये होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड कोवलेंट कार्बाइड्स होता है। फिर आपका बोरोन कार्बाइड क्या होता है? कोवलेंट कार्बाइड्स होता है। बोरोन कार्बाइड्स ये होता है आपका B4C। बोरोन कार्बाइड होता है ये, कोवलेंट कार्बाइड्स होता है। ये सब हमेशा 3D स्ट्रक्चर होता है। ये होता है 3D नेटवर्क सॉलिड होता है ये, नेटवर्क सॉलिड। याद रखोगे, 3D नेटवर्क सॉलिड होता है इसका, सिलिकॉन कार्बाइड सबका। एक होता है आपका इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। ये बनाता डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लिख लो भी, कार्बाइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे होता है जिंक सब, ये सब बनाता है आपका कौन सा बताइए? इंटरस्टिशियल। सनमाइक कार्बाइड्स कितना होता है आपका? होता है 3D नेटवर्क सॉलिड। कौन बनाता है आपका? हम्म। 3D नेटवर्क सॉलिड किसका? कार्बाइड का इसमें है। सी बी इसमें फोर थ्री। CB4 यस। आप याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखो। और आयनिक हाइड्राइड बता रहा हूँ, आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स में आप जाइएगा तो क्या क्या क्यों होता है वो लोग सुनिए। ऊपर वो लोग जाएंगे? ऊपर जाएंगे? नहीं नहीं, आप नोट्स भेजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ना, मैं बता रहा हूँ तो अच्छा, उसको ठीक। फास्ट करके देखिए क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बता रहा हूँ, देखिएगा। C4- को बोलते हैं मेथेनाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बताइए? मेथेनाइट। C22- को बोलते हैं हम लोग एसिटेलाइट। और C3 4- को बोलते हैं हम लोग एलालाइट। अब वो लोग इससे एडवांटेज क्या मिलेगा तो देखो, मेथेनाइट का कितना होगा बैलेंस, ये बताइए। 4। 4। और उसमें कार्बन कितना है? 1। हम्म। तो डिफरेंस आपको दिखेगा। 2 कार्बन का कौन होता है? अब क्या होता है देखो, इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे मेथेनाइट को तो हमेशा देगा मीथेन गैस। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमेशा देगा एसिटिलीन गैस। क्या देगा ये? H2C2 देगा। या देखो C2H2 देता है ये। एसिटिलीन गैस किससे आता है? एसिटिलाइट से, कार्बाइड से, या किससे? एसिटिलीन। और इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमेशा आता है इससे प्रोपाइन। आप याद रखिएगा, मेथेनाइट यूनिट का हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा? देखो, अल्मुनियम कार्बाइड होता है मेथेनाइट यूनिट। बेरिलियम कार्बाइड होता है मेथेनाइट यूनिट। इसका जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? CH4 मिलेगा। कैल्शियम कार्बाइड होता है आपका एसिटिलाइड यूनिट। मैग्नीशियम कार्बाइड होता है आपका किसमें? देखो, प्रोपेनाइड यूनिट। तो बताइएगा, Mg3। देखो एम कैसे लिख रहा हूँ, Mg2
C3। और तो इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही आपको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा मिलेगा आपका प्रोपाइन। इससे मेथेन नहीं आता है। ये वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। समझ में ये फिर से बता दूं, बताओ। सर सर एसिलाइट का एसिटिलाइट समझ में का नहीं आया। समझ में नहीं आया। एसिटिलाइट में जब जाइएगा तो वहां पे कितना वैलेंसी है? दो। हम्म हम्म। और कैल्शियम में कितना वैलेंसी होता है? प्लस 2। हम्म C2 माइनस होगा, जैसे इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? सी एस CaC2 टू बनेगा। तो वही तो कैल्शियम कार्बाइड है आपका। तो तो ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल रिलीज बॉन्ड का हुआ। रिलीज हुआ। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिप ट्रिप मतलब मतलब जैसे जैसे एलाइल एलाइल का का प्रोपाइन हुआ, प्रोपाइन हुआ, इसमें इसमें इथाइन नहीं होगा। इथाइन नहीं होगा। ऐसा रहता है इसका स्ट्रक्चर। जैसे वाटर जाएगा तो प्रोटॉन टैप करके वो एसिटिलीन बना देता है। ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्ट्रक्चर देखो। कैसे होता स्ट्रक्चर है? कैसे होता है? देखो स्ट्रक्चर अभी समझ में आया, देखिए अब। अच्छा। अच्छा। जैसे ये क्रिस्टल लैटिस होता है, Ca2+ रहता है एक साइड पे, C2 2- एक साइड पर रहता है, तो जैसे कैल्शियम सल्फेट Ca2+ सल्फेट लिखते हो कि नहीं आप? हाँ। हाँ। तो वैसे ही देखो ना, एसिटिलाइट का मैंने अलग करके लिख दिया ना, C2 2- का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया ना आपको। हम्म। हम्म। अब मैग्नीशियम कार्बाइड, आप देखो मैग्नीशियम के क्या होता है, आप खुद से देखो। Mg2+ होता है आपका, दो वैलेंसी। C3 4- होता है इसका 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? टू Mg2C3 नहीं आ जाएगा? टू एम जी सी टू एम थ्री जी सी थ्री अब आई बात हाँ। समझ में? आई बात समझ सारे में? लैटिस स्ट्रक्चर में लैटिस रहता स्ट्रक्चर है। में रहता है। ये सब आप याद रखिएगा थोड़ा, तो बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। आईआईटी का जे एडवांस का क्वेश्चन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिखाऊंगा, तो वहाँ पे क्या किया था, इनऑर्गेनिक को कनेक्ट कैसे किया था। वहाँ पे क्या किया था, कैल्शियम कार्बाइड ले लिया था। कैल्शियम कार्बाइड क्या लिया था? कैल्शियम कार्बाइड, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया था। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आपको पता है एसिटिलीन। फिर पॉलीमराइजेशन करवाया था, फिर रिएक्शन करवाया था। मतलब सोच लो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में फ्यूज कर दिया था। और देखो एक चीज बता रहा हूँ, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। इसको नाइट्रोजन से हीट करोगे ना 1000 डिग्री सेल्सियस पे, ये बना था कैल्शियम साइनामाइड। क्या बना था ये? साइनामाइड। बताओ, कैल्शियम साइनामाइड का स्ट्रक्चर जो होता नहीं, ये स्ट्रक्चर होता, थोड़ा याद रखिएगा ये सब स्ट्रक्चर। पता चला स्ट्रक्चर? ये क्या है? ये 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 कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नहीं है वो, अलग अलग करके कैटेनाइड को मैंने लिखा। ओह अच्छा। ओह अच्छा। यूज्ड एज फर्टिलाइजर में यूज होता है ये। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, नेट्रोलिन बोला जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक? और उसी पे अगर मान लीजिए कहीं पे बेरिलियम कार्बाइड अगर रहेगा ना, और उसको नाइट्रोजन के साथ अगर हीट करोगे तो वो देगा बेरिलियम साइनाइड दे देता है, ये साइनामाइड नहीं देता ये। तो साइनामाइड किसका बेरिलियम की यूनिट? बेरिलियम की बेरियम। बेरियम। ये था आपका बेरियम, बेरियम Ba। अच्छा। अच्छा। आप बताइए कैल्शियम कार्बाइड क्या देगा आपका, साइनामाइड या कार्ब साइनाइड? साइनामाइड। तो कैल्शियम ये साइनामाइड जो साइनामाइड। होता है, हाँ, कैल्शियम साइनामाइड को कॉमन नेम होता है आपका नाइट्रोलिम। कॉमन नेम क्या है इसका? CaCN2 है ना, इसका कॉमन नेम होता है नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम का मतलब होता है फर्टिलाइजर में यूज होता है ये। तो कुछ आइडिया लगा साइनामाइड का हाइड्रोलाइसिस, सब कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस? कॉमन नेम क्या कॉमन लिखा? नेम क्या लिखा? नाइट्रोलिम। नाइट्रोलियम। नाइट्रोलिम। तो नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर होता है, जैसे इसको वाटर में जाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट अमोनिया दे देता है ये, नाइट्रोलिम। याद रखोगे? हम्म। इसको जैसे वाटर में लेके जाते हैं हम लोग तो कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है, अब प्लस NH3 आ जाता है, यही तो अमोनियाफिकेशन होता है, अमोनिफिकेशन। आपने तो पढ़ा होगा 9th 10th में थोड़ा ये, अमोनिफिकेशन इन द सॉइल। ये ये शायद। नहीं पढ़े होंगे तो आप याद रखिएगा। तो नाइट्रोलियम किसका होता है? कैल्शियम साइनामाइड। ये सब आपका वेबजी के जेई मेन के पर्पज से पढ़ा है आपको, और IIT जेई एडवांस के पर्पज से पढ़ा है, तो ये सब पूछा हुआ है ये। तो रहने दो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट डे आपको बताएंगे फिर आगे का टॉपिक। चलिए चलिए, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, गुड नाइट।
बोलायचं बोलायचं